प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, जो रसायन विज्ञान है उसका चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। इसके बारे में हम आज विस्तार में पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट कर दिए, यह भी 2 से 3 वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे और बहुत ही कम समय में, कोई ज्यादा ना समय लेंगे। देरी ना करते हुए जो बच्चा पहला चैप्टर नहीं देखे हैं वह जरूर देखे, क्योंकि उसमें परमाणु संख्या, संकेत, जब भी तत्व का याद नहीं रहेगा तो आपको आगे समझने में दिक्कत होगा। सोडियम का संकेत क्या होता है वह हम यहाँ मिलाएंगे, कैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, कौन किसको ज्यादा क्रियाशील है, कम है, वह जानना जरूरी है। देरी ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा एक शब्द हो जाए कि कहते हैं सपना वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। कहते हैं सपना वो नहीं जो हम सोकर देखते हैं, सोते समय देखते हैं। सपना वो है जो हमें सोने नहीं दे। जब सपना आपको वो होता है जो कभी सोने नहीं देता है, नींद नहीं आता है, वो सपना होना चाहिए, ना कि सोते समय देखना है। समझ गए? इसी के साथ माता सरस्वती के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और आगे की क्लास स्टार्ट करता हूं। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में। अम्ल क्या होता है? अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। और भस्म क्या होता है? भस्म कड़वा होता है। लवण क्या होता है? नमक होता है। समझ गए? यह शॉर्ट में हम आपको बता दिए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म कड़वा होता है, यह नमकीन होता है, लवण। लेकिन इसको हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुण के आधार पर यदि परिभाषा इसको कहे तो अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। समझ गए? स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे ले लीजिए नींबू, जैसे ले लीजिए संतरा, जैसे ले लीजिए संतरा, जैसे ले लीजिए आंवला। ये सब क्या है? स्वाद में खट्टे हैं। जैसे ले लीजिए इमली, यह सब स्वाद में खट्टे हैं। आप इसको चख कर आप बोल सकते हैं कि यह स्वाद में खट्टा है तो अम्ल है। लेकिन आप कभी जो देखे हैं बैटरी का पानी भी आपका जो है H2SO4, यह भी है आपका क्या कहते हैं, यह भी अम्ल है। इसको यदि जी पर लेकर चेक करेंगे तो हमको तो पूरा एसिड अटैक, जिसको आप नाम से सुने होंगे कि एसिड अटैक, तो झुलस जाएगा, आपका मुंह गड़बड़ा जाएगा, मेरा मुंह गड़बड़ा जाएगा। इसलिए एक वैज्ञानिक ने यह चेक करके नहीं बताना है कि आपको यह अम्ल है या क्षार है या लवण है, यानी यह खट्टा लगता है या तित्ता लगता है, कड़वा लगता है या नमकीन लगता है। तो उसके लिए एक वैज्ञानिक महोदय ने, ये थे आर्हेनियस जी ने, सर्वप्रथम बताए कि जब वह जल में घुलता है तो H+ आयन दे तो उसे हम कहेंगे अम्ल। कोई भी अम्ल को यदि जल में घुलाएंगे तो यदि H+ आयन दे तो उसे हम कहेंगे वह अम्ल है। यदि H+ आयन नहीं दे तो उसे हम अम्ल नहीं कहेंगे। कैसे कहेंगे अभी हम आपको बताते हैं। पहले यह समझ लीजिए, अम्ल का इंग्लिश होता है एसिड, लेकिन यह जो लैटिन शब्द से आया है एसिडस से, किस लिए आया है, किस शब्द से आया है? एसिडस। एसिडस का हिंदी होता है खट्टा, इसलिए इसका क्या हुआ, नाम पड़ा अम्ल। समझिए, खट्टा जितना भी है सबका अम्ल कहा जाता है, यानी स्वाद में जो खट्टा है वह अम्ल कहलाता है। लेकिन अब तो सबको चीख नहीं सकते हैं, समझिए, सबको तो आप चीख सक ही नहीं सकते हैं, सबको कभी भी आप चीख नहीं सकते हैं। चीखिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। जैसे HCl है, आपके पेट का अम्ल है, वो तो और स्ट्रोंग है, उसका pH मान 1 होता है। लेकिन आपको हम यह सब बताएंगे, आप आराम से रहिए। लेकिन आगे चल के हम आपका पूरा एकदम विस्तार में बताएंगे। समझ गए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, क्योंकि उसका pH मान, सबका, नींबू का pH मान क्या होता है, सब वही चीज पढ़ना है। सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। समझ गए? आगे आइए, अब इनका कहने का मतलब समझिए। आर्हेनियस महोदय ने बोला जल में घुलकर H+ आयन दे, तो इसका मतलब हो गया कि जानते हैं H+ मान लेते हैं, कलर दिख नहीं रहा है तो हम लोग ले लेते हैं उजला। अब तो आपको दिख रहे होंगे, चलिए ठीक है, उजला ले लिए। जैसे HCl, यह क्या है? HCl है आपका अम्ल है,
HCl क्या है, जो पेट का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं, याद रखेंगे। HCl प्लस अगर जल करेंगे, जल में मिलाएंगे तो यह क्या होगा जानते हैं, हाइड्रोनिक अम्ल बन जाएगा। समझ गए, हाइड्रोनिक अम्ल प्लस हाइड्रोनिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, जैसे यह देखिए, यह बात आपको समझ में आया ना आया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आर्हेनियस महोदय ने क्या बोला, देखिए बोला वैसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H प्लस आयन दे उसे हम अम्ल कहेंगे। सबको तो हम चेक कर नहीं सकते हैं, बैटरी का पानी चेक करेंगे तो ये ही जल जाएगा। तो इसीलिए जैसे हम आपको यहाँ भी बता सकते हैं, इसी को हम यदि मिलाएं, देखिए हम थोड़ा सा इसको मिटा कर आपको बता देते हैं। देखिए यदि हम इसको HCl प्लस H2O को यदि HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यदि जल मिलाए तो यह देगा H प्लस आयन और क्लोरीन, H प्लस आयन प्लस क्लोरीन पर माइनस हो जाएगा। समझ गए, यह देखिए यह हाइड्रोजन और क्लोरीन को दोनों अलग कर दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे भी जिसमें H लगा हुआ रहे उस सब को समझिएगा अब अम्ल, क्या समझिएगा, वह अम्ल है। यह पहचानने के नियम बता रहे हैं कि परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित समीकरण दे देगा, H2SO4 HCl कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह सब दे देगा। जहां भी H देखे आप उसको कह दीजिएगा यह अम्ल है, लेकिन यह रेयर केस में, सब में नहीं आप कह दीजिएगा। जैसे हम यह भी कह सकते हैं HNO3, यह भी अम्ल है, H इसमें लगा हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं H2SO4, यह भी सल्फ्यूरिक अम्ल है, यह बैटरी को पानी कहते हैं। तो समझ गए, इसको जैसे कहेंगे H2SO3, देखिए यह सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, बैटरी का पानी I3 हो गया तो सल्फ्यूरस अम्ल कहेंगे, सल्फ्यूरस। समझ गए, यह सल्फ्यूरिक आई सल्फ्यूरस, इतना ही अंतर है। धीरे धीरे हम आपको बोलेंगे, आप समझिएगा। तो इसका यही बच्चा को भारी लगता है, इसको पढ़े क्या, समझ गए। तो आप 2 बार 4 बार लिखिए पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। उम्मीदता हम कहते हैं कि अम्ल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम इसी को एक अभिक्रिया और ले, H2SO4, यह बैटरी का पानी में यदि जल मिलाएंगे तो यह भी 2H प्लस देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, प्लस H2 2 माइनस दे देंगे। समझ गए, -2 दे देंगे। इतना बात आप समझ रहे हैं, यह जो -2 दे देंगे, यानी हर समय अम्ल को यदि जल के साथ मिलाएंगे तो H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा, उसे हम अम्ल कहेंगे। अब तो जीप लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आर्हेनियस महोदय ने बोल दिया जब भी हम जल में मिलाएंगे अम्ल, कोई भी अम्ल को अगर चेक करना होगा यह अम्ल है या नहीं, तो जल में मिलाएंगे तो H प्लस आयन देगा तो हम कह देंगे यह अम्ल है। अगर H प्लस आयन नहीं देगा कहेंगे अम्ल नहीं है। अब तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल 2 प्रकार के होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यह वही चीज लिखा हुआ है जो हम आपको समझा रहे थे। यह देखिए लिखा हुआ है, तब पर भी हम वहां लिख के बताए, टाइम बर्बाद हुआ आपका, इसके लिए सॉरी बच्चों। तो यहाँ आप देख सकते हैं अम्ल और पानी मिलाएंगे तो H प्लस आयन देगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक HCO, हम सोच रहे थे यह टाइप नहीं है लेकिन है, समझ गए, इसके लिए सॉरी। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल यह भी है, आप यहाँ से भी देख के पढ़ सकते हैं क्या है नहीं है, समझ गए। नाइट्रिक अम्ल आराम से पढ़ सकते हैं, यह नाइट्रिक अम्ल क्या है इसको कहते हैं। हम यह भी बताए हैं आपको, समझ गए। HNO3 कहाँ बताए हैं भाई, यहाँ बताए थे नाइट्रिक अम्ल, समझ गए, ठीक है। हम देखिए लिख के इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अगर हम लिख के पढ़ाए तो उसमें कुछ 1-2 शब्द गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं ये टाइप किया हूँ भारती भवन से, हम किसी के बुक से, तो हम उसको गलत तो नहीं टाइप कर सकते हैं। टाइप करवाया हूं तो टाइप में 1-2 मिस्टेक हो सकता है, लेकिन उतना मिस्टेक नहीं हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे, अब जो भी शब्द है उसको समझाएंगे तो आपको कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, समझ गए। देखिए अम्ल 2 प्रकार के होता है, आप जान रहे हैं। अम्ल कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार का होता है। हम यहाँ नहीं लिखे, तो एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यहाँ तो लिखा हुआ है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अम्ल कितना प्रकार का, 2 प्रकार के, स्ट्रॉन्ग अम्ल और वीक अम्ल। इंग्लिश में कहेंगे तो वीक अम्ल, WEAK, वीक अम्ल, समझ गए, यानी कमजोर अम्ल और प्रबल अम्ल। तो हम प्रबल अम्ल वैसे कहेंगे, जो वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं जिससे जल पानी में या जल में घोलने पर पूर्ण रूप से
घुल जाता, जो पूर्ण रूप से पानी में घुल जाए उसे हम परवल अम्ल कहेंगे। जैसे कि जल में हम घुराएंगे ना पूर्ण रूप से घुलकर H प्लस आयन तो दोनों देगा, कोनो अम्ल रहेगा तो H प्लस आयन देगा, लेकिन जल में जो पूरी तरह से घुल जाए उसे परवल कहेंगे, और जो जल में पूरी तरह आंशिक रूप से घुलकर H प्लस आयन दे उसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। दोनों याद हो गया। परवल अम्ल उसे कहेंगे जो जल में पूर्णतः घुल जाए और H प्लस आयन दे उसे हम परवल अम्ल कहेंगे, और जो जल में आंशिक रूप से घुलकर जो H प्लस आयन दे उसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। परवल अम्ल दो चार वो कि आप याद रख सकते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यह बताया है आपको। H2SO4 कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को हम लिख देंगे H2SO3, तो हम कहेंगे इसको सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। 3 हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल कहेंगे, और 4 हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। इतना बात याद रखेंगे। यह सब स्ट्रोंग अम्ल है। यह क्या है? स्ट्रोंग अम्ल है, यानी मजबूत, यानी परवल अम्ल है। यानी नाइट्रिक अम्ल भी स्ट्रोंग अम्ल है, क्योंकि इसका पीएच मान बहुत ही कम होता है, 1 होता है। हम बताएंगे पीएच मान जितना कम उतना स्ट्रोंग अम्ल, अगर 7 के करीब हो तो वह कमजोर अम्ल होता है, और 7 उदासीन होता है, उसके बाद क्षार स्टार्ट हो जाता है, तो वह भी हम पीएच स्केल बताएंगे, जिसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, वह भी बताएंगे। पहले आप अम्ल समझिए। अम्ल अभी तक हमने आपको बताया कि अम्ल क्या है, बस आंख बंद करके आप सोचिए कि सर क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ वह मत सोचिए। अम्ल बताया कि जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, लेकिन एक आदमी ने बताया कि सबको हम चीख कर कैसे हम बता सकते हैं अम्ल। बैटरी का पानी यदि चीख कर बताएंगे तो मेरा मुंह ही जल जाएगा। तो इसके लिए एक आर्हेनियस महोदय ने बोला, अगर कोई भी अम्ल को चेक करना है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, क्या जल में मिलाएंगे। अगर जल में मिलाने पर वह H प्लस आयन दे तो हम कहेंगे अम्ल है, नहीं तो कहेंगे अम्ल है। यह बात किसने बोला? आर्हेनियस महोदय ने बोला। तो एग्जाम में भी पूछा जाएगा आर्हेनियस महोदय के द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या दिया गया है, तो आप कहिएगा वो उन्होंने बताया जल में घुलने पर अम्ल जो है H प्लस आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुलने पर H प्लस आयन दे उसे हम अम्ल कहते हैं। देखिए पदार्थ सम में आता है, देखिए पदार्थ की बात करें हम लोग तो सम दे, देखिए यहाँ वैसे पदार्थ जिसमें जल में घुलने पर H प्लस, पदार्थ जिसमें भार हो, जो जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें स्थान घेरता हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। समझिए पदार्थ दुनिया में जो भी चीज है जो स्थान घेरता हो वह सब पदार्थ है, जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो, समझिए द्रव्यमान हो। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। लेकिन स्ट्रोंग अम्ल आप याद रखिएगा। HCl क्या है? स्ट्रोंग अम्ल है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? स्ट्रोंग अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल क्या है? स्ट्रोंग अम्ल है। यह थोड़ा पढ़ने के लिए सीखिएगा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल होता है। यह भी याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में यही भारी होता है। तो अब देखो दुर्बल अम्ल, दोनों तो परिभाषा हम बता दिए। परवल अम्ल, दुर्बल अम्ल। परवल क्या होता है? जो पूर्ण रूप से जल में घुलकर H प्लस आयन दे, पूरा घुल जाएगा तो H प्लस आयन दे, परवल होगा। जो आंशिक रूप से घुले उसे हम दुर्बल कहते हैं। जैसे इसमें प्रकार की देखिए CH3, यहाँ श्री होगा CH3COOH, ऐसे हम लिख सकते हैं CH3COOH। यहाँ भी देखिए H है, यहाँ भी H है, तो इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। यह कमजोर अम्ल होता है, यह दुर्बल अम्ल होता है। देखिए यहाँ आंशिक, देखिए आपको 2-4 याद रखना होगा, 4 इसमें बताए तो 4 इसमें याद रखिए, 2-3 इसमें रखिए, समझ गए। देखिए यह जो है कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। यह कौन है? कार्बोनिक एसिड होती है। सब दुर्बल अम्ल है, समझ गए। देखिए यह विषैला अम्ल जैसे इसको कहते हैं, फिनॉल विस्फोट अम्ल, समझ गए। HNO3, समझ गए HNO3, यह इसको विषैला अम्ल किसे कहते हैं? यह अलग है। यह जो है आपका परवल अम्ल का उदाहरण है। यह हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि विषैला अम्ल केकरा कहता है, इसलिए यह HNO3 लिखा गया है। आगे देखिए संक्षारक अम्ल क्या होता है? बैटरी का पानी देखे हैं जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 कई बार बताया है,
यही भारी लगता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ेंगे और H2SO3 को हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरस अम्ल। समझ गए? H2SO4 बैटरी का पानी होता है, खाद बनाने के लिए, विस्फोट बनाने के लिए युग में प्रयोग किया जाता है। बैटरी के पानी का कौन कौन चीजें प्रयोग किया जाता है? खाद बनाता है और विस्फोट पदार्थ जैसे पटाखा, परमाणु बम, जो भी विस्फोट करने वाले पदार्थ है वह निर्माण करते हैं। उम्मीद करता हूं कि अम्ल आप लोग बहुत सुंदर से समझ में आ गया होगा। हम आपको उदाहरण में परवल अम्ल के भी बताए हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। मतलब इसको बोलने की अगर तरीका अगर संकेत में नहीं बोले तो हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऐसे बोल सकते हैं। और दुर्बल अम्ल में दो ही बताए हैं, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल का अगर सूत्र अगर बोले H2CO3 हो जाएगा, H2CO3 हो जाएगा। आगे आइए, अब हम थोड़ा सा भस्म के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको क्षारक भी कहते हैं। जिसको क्षारक भी कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। जैसे यह भस्म के बारे में आपको शुरू में ही बता दिए थे, भस्म स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। जैसे आपका नीम के पत्ते ले लीजिए, जैसे आपका जो भी कड़वा है, जैसे आपका टूथपेस्ट वह भी भस्म होता है, जैसे सरफ, साबुन, यह सब भस्म कहलाता है। तो आप सबको तो चेक करके नहीं आप चेक कर सकते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग भस्म भी होता है जो लीजिएगा तो आपको झंझना जाएगा, तो उसको आप चेक नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो स्वाद में कड़वा हो उसको हम भस्म कहेंगे, लेकिन सबको तो आप चेक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्हेनियस ने। उन्होंने बताया कि यदि उसको कोई भी भस्म को, यदि कोई भी पदार्थ को यदि जल में मिलाने के बाद OH- दे, उसमें देखिए अम्ल कहता था H+ आयन दे, इसमें कहेगा OH- दे, अर्हेनियस महोदय ही ने प्रथम बताया, तो उसे हम क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। यदि आपको अम्ल समझ में आ गया तो भस्म तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, भस्म आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? भस्म यानी बेस किसे कहेंगे? सॉरी बच्चों, भस्म किसे कहेंगे? जो ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा हो, जो सॉरी बच्चों, जो स्वाद में कड़वा हो, जो स्वाद में कड़वा हो उसे हम भस्म कहेंगे, जो खट्टा हो उसे अम्ल कहेंगे। लेकिन हम तो सबको चेक नहीं कर सकते हैं, जो हम अमृत जीभ पर लेकर तो चेक नहीं कर सकते हैं, बहुत हानिकारक भी हो सकता है। जिस प्रकार अम्ल लिए उस प्रकार क्षार भी बहुत पावरफुल होता है। इसमें भी दो प्रकार पढ़ाएंगे, स्ट्रॉन्ग अम्ल, स्ट्रॉन्ग क्षार और वीक क्षार। यानी परवल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यह नहीं कि वो खाने वाला सब्जी। तो परवल अम्ल मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग अम्ल। और इसमें भी दो प्रकार, अगर अम्ल समझ गए ना तो ये 1 मिनट में यह समझ जाइएगा। तो इसमें भी अर्हेनियस महोदय सिर्फ बोला है OH- दे, तो हम कहेंगे क्षार है यानी भस्म है। अगर H+ आयन दे, OH- दे तो क्षार, और H+ आयन दे जल में घुलने पर तो अम्ल। बस इतना ही अंतर है क्षार और अम्ल में। तो वही आप परिभाषा लिख दीजिएगा। अर्हेनियस महोदय के अनुसार बोला गया कि जल में घोलने पर OH- प्रदान करे उसे हम भस्म या क्षार कहते हैं। जैसे यहाँ लिया हुआ है भस्म प्लस पानी बराबर OH-। यहाँ देखिए भस्म प्लस पानी बराबर OH- यहाँ रहेगा, यहाँ H सिर्फ था। वैसे भस्म जो पानी में घुल जाए क्षार कहलाता है, वैसे भस्म जो पानी में पूर्ण तरह घुल जाए उसे हम क्षार कहते हैं। यह भी याद रखेंगे। थोड़ा सा बताएंगे क्षार और क्षारक में अंतर आगे चल के, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भस्म के दो प्रकार। देखिए यहाँ भी दिया हुआ KOH क्या है? पोटासियम। के को कहते हैं पोटासियम, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। याद रखेंगे, OH को पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोक्साइड, जहां भी OH रहेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड। देखिए नीचे लिखा हुआ है आपको सुविधा के लिए, यानी KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाएंगे तो देखिए K++ OH- दे रहा है, OH- दे रहा है, तो इसलिए क्या है? क्षार है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या होता है? सोडियम। देखिए पहला चैप्टर आप नहीं देखे हैं संकेत वाला,
तो दिक्कत होगा। यानी हम पढ़ते हैं सोडियम को, OH हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड को, अगर इसको भी जल में मिलाएंगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस देगा, इसलिए यह भी क्या है, क्षार है। अब हम पढ़ेंगे अम्ल जो होता है, भस्म जो होता है दो प्रकार के होता है, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। जिस प्रकार से अम्ल पढ़े थे उसी प्रकार से हम लोग भस्म पढ़ेंगे। प्रबल अम्ल क्या होता है, वैसे भस्म प्रबल, सॉरी बच्चों, अम्ल अम्ल बोला जा रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखिए प्रबल भस्म क्या होता है, वैसे भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए, सेम टू सेम है। अभी हम कुछ ही देर पहले अम्ल की प्रबल अम्ल की परिभाषा दिए थे, बोले थे जो पूर्ण रूप से घुलकर H प्लस आयन दे उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार से भस्म भी देंगे, वैसे भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस दे, उसे यानी हाइड्रोक्लोरिक आयन प्रदान करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे KOH कहिए, द्वितीय पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हम बताए, इसको पढ़ने के लिए भी सीखिएगा। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम आपको लिख भी दिए हैं, यहाँ समझिए, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, आप देख देख के पढ़िएगा तो हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से अम्ल पढ़े थे उसी प्रकार से दुर्बल भस्म पढ़े, वैसे भस्म दुर्बल भस्म कहते हैं जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर OH माइनस प्रदान करे, यानी हाइड्रोक्लोरिक आयन प्रदान करेगा। तो देखिए भस्म की पहचान का नियम है कि जहां OH देखिए वह भस्म है, लेकिन कुछ अपवाद भी है, वह भी याद रखेंगे। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, जल जैसे मिलाएंगे तो कैल्शियम अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, समझ गए। जैसे जल मिलाए तो यह HOH माइनस प्रदान कर दिया, समझ गए। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल के मिलाएंगे तो मैग्नीशियम +2 और OH माइनस प्रदान कर देगा। देखिए कुछ भस्म जो होता है एंटासिड होता है, अब बाजार में गैस बन जाता होगा तो आप देखिए डाइजिन लाते हैं, कुछ एंटासिड होता है वह पचाने का काम करता है, जैसे खाने वाला सोडा ले लीजिए, इनो ले लीजिए, यह सब आपको काम करेगा, समझ गए, एंटासिड के रूप में काम करेगा। हम उम्मीद करता हूं कि आपको भस्म और लवण दोनों समझ में आ गया, सॉरी लवण नहीं, अम्ल और भस्म दोनों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप आंख बंद कीजिए, हम 1 मिनट में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा हो। और यह जो है एक वैज्ञानिक था कि बोला आप चेक मुंह पर लेकर नहीं चेक करना है, आपको जल में मिला देना है, अगर H प्लस आयन दे तो हम अम्ल कहें। अम्ल दो प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर H प्लस आयन दे प्रबल अम्ल कहलाता है, जो जल में घुलकर आंशिक रूप से जो जल में आंशिक रूप से घुलकर H प्लस आयन दे उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। और भस्म हम आपको बताएं जो स्वाद में कड़वा हो, लेकिन आर्हेनियस महोदय ने परिभाषा दिया जो जल में घुलकर OH माइनस प्रदान करे उसे हम भस्म कहते हैं। भस्म भी दो प्रकार के, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो हम प्रबल भस्म की उसी प्रकार परिभाषा देंगे जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस दे उसे हम प्रबल भस्म कहते हैं, जो जल में घुलकर आंशिक रूप से OH माइनस दे उसे हम दुर्बल भस्म कहते हैं। कुछ एंटासिड हम आपको बता दिए जैसे खाने वाला सोडा, इनो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रंजक के बारे में। अम्ल और भस्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रंजक क्या होता है। देखिए कितना शॉर्ट वीडियो में मात्र 20 मिनट में 22 मिनट में हम आपका अम्ल और भस्म समझाने में कामयाब हो पाया। आप कहिएगा बच्चा कि सर आप जल्दी जल्दी बोलते हैं, भैया पढ़ना है। हम अभी आपको मोटिवेट किए कि सपना वो नहीं जो सो कर देखें, सपना वो है जो नींद नहीं होना चाहिए। सपना आप रखिए कि मुझे बिहार टॉपर करना है, बनना है, तो आपको नींद नहीं आना चाहिए, वो होता है, ना कि आप सो के देखें हम तो बिहार टॉपर हो गए, आ रहा है मेरे पत्रकार साहब पूछ रहे हैं कि आप कैसे किए या ये हुआ, ऐसा नहीं होता है, समझिए। आप रंजक के बारे में पढ़िए, कुछ देर और क्लास चलाएंगे और हम इतना छोटा वीडियो में आपको इतना बता देते हैं कि कहिए नहीं। रंजक के बारे में आप पढ़िए। देखिए रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करे, जैसे हल्दी। हल्दी को आप देखे होंगे, आप पानी ले लीजिए, क्या लीजिए, पानी ले लीजिए,
आप पानी लीजिएगा ना, जैसे अब मान लीजिए हम आपको एक बीकर केमिस्ट्री में लेके दिखाते हैं, रुकिए एक सेकेंड, केमिस्ट्री आगे एक मान लीजिए एक बीकर ले लेते हैं, यही ले लिए बीकर ले लिए, यह देखिए प्रश्नली कहिए, इसमें मान लीजिए यह क्या है, पानी है, पानी है, ये थोड़ा सा निकाल दे रहे हैं, बहुत निकल गया, निकालना नहीं है, यहाँ पानी इसमें पूरा भरा हुआ ले लेते हैं। आपके सामने में यह बीकर में देखिए पानी ले लिए। अब यह पानी में हम लोग क्या करेंगे, यह समझिए, आप समझिए, यह अभी क्या है, पानी है, यह क्या है, पानी है, इसका कलर चेंज है, पानी कैसा होता है, ब्लू रंग का होता है। देखिए पानी, मान लीजिए यह पानी है, यह पानी है, जैसे इसमें हल्दी मिलाइएगा ना, जैसे हल्दी मिलाइएगा तो यह हो जाएगा आपका पीला, तो ये रंजक नहीं हुआ, देखिए यह पीला हो गया, पहले था यह ब्लू, पानी कैसा होता है, ब्लू, जैसे पानी मिलाएंगे तो पीला हो जाएगा, अति हल्दी मिलाएंगे तो पीला हो जाएगा। इसलिए रंजक हम उसको कहते हैं जो कोई भी विलयन में मिलकर वह रंग पैदा कर दे, रंग उत्पन्न कर दे, उसे हम रंजक कहेंगे। उम्मीद था रंजक आप बहुत सुंदर से आप लोग समझ में आ गया होगा, रंजक आप लोग समझ गए, बहुत सुंदर से समझ गए होंगे, जो किसी विलयन में मिलने पर वह रंग उत्पन्न कर दे। देखिए यह दूसरा कलर का था, यह हल्दी पीला होता है, तो वह अपना कलर में डाल लिया, उसे को हम रंजक कहते हैं। थोड़ा सा आप देखिए सूचक के बारे में पढ़ेंगे, और ज्यादा अम्ल भस्म को हम अति कर लेंगे, बस छोड़ देंगे, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, छोटा ही वीडियो बनाएंगे, इसलिए कि आपको बोर महसूस नहीं हो। हम तो एक ही चीज को 4 बार बता नहीं रहे, बता भी रहे हैं तो बहुत स्पीड में बता रहे हैं, इसलिए कि आपको कम समय में अधिक लाभ हो, समझ गए। अब हम सबसे सुंदर चीज पढ़ेंगे सूचक, जिसको इंडिकेटर कहते हैं। सूचक मतलब सूचक, कैसे हम इसको चेक करेंगे, चेक करने वाला, वैसे रंजक मतलब रंजक जो रंग पैदा करता है उसे रंजक कहते हैं। अभी हम बताए हैं सबसे अच्छा उदाहरण हल्दी है। हल्दी क्या है, रंजक है, जो किसी भी विलयन में डालिएगा तो वह अपना रंग पैदा कर लेगा। तो हम यहाँ कहेंगे सूचक के बारे में वैसे रंजक जो रासायनिक विलयन को अम्लीयता या क्षारता, देखिए इतना नहीं बताना है, सिर्फ बताना है सूचक उसे कहते हैं जो किसी भी विलयन हो, चाहे कोनो, चाहे अम्ल हो, भस्म हो, तो उसको यह इसमें कितना अम्लीयता है और कितना क्षारिया है, ये क्षार है या अम्ल है, उसको पहचानने का काम कौन करता है, सूचक। सूचक मतलब क्या होता है, सूचना देने वाला काम। तो सूचना क्या चीज का सूचना देगा, यहाँ जो हम सूचक लेंगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिसको इंडिकेटर कहेंगे आप इंग्लिश में, तो यहाँ सूचना देगा कि वह अम्ल है या क्षार है, उसको सूचना देने वाला कौन काम करेगा, सूचक करेगा। तो वही चीज लिख रहा है, यदि हम लोग इस हल्दी के पानी को अम्ल वाले बीकर में डालेंगे तो अम्लीय विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे, नीचे में दिया हुआ है। यदि हल्दी वाले पानी को यदि अम्ल में डुबाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही क्षार में डुबाएंगे वह पीला रंग लाल में बदल जाएगा, यानी भूरे रंग में बदल जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और उसी प्रकार यहाँ आप इतना वो देख लेते हैं ना, तो 2 नंबर आपका कंफर्म है। मात्र इस स्लाइड से मैं गारंटी लेता हूँ आपका 2 नंबर कंफर्म है। कहिए क्यों, देखिए एक लिटमस पेपर होता है, यह आपको समझना होगा, बाजार में मिलता है और आराम से आप इसका भी दे सकते हैं। लिटमस पेपर 2 प्रकार के होता है, एक लाल और नीला। लाल लिटमस पेपर, यदि हम लाल लिटमस पेपर पर यदि अम्ल डालेंगे यानी नींबू उस पर डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर, लाल नहीं, नीला लिटमस पेपर पर अगर नींबू डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा, समझ रहे हैं। नींबू डालेंगे तो लाल हो जाएगा। यदि लाल, देखिए दोनों प्रकार का होता है, लाल और नीला दोनों होता है। तो नीला लिटमस पेपर खरीदेंगे और उस पर जैसे ही अम्ल डालेंगे तो वह लाल कर देगा। लेकिन लाल लिटमस पेपर पर जब जैसे ही हम नीला डालेंगे, भस्म डालेंगे, भस्म मतलब हो गया आपका टूथब्रश, भस्म हो गया आपका साबुन, भस्म हो गया आपका सरफ, जितना भी प्रकार का यह है धोने वाला, वह सब कुछ क्या कहेंगे हम लोग, भस्म कहेंगे। अगर वह सरफ इसमें डाल देंगे लाल वाला पर तो यह आपका नीला हो जाएगा। बात समझ में, इतना इंपॉर्टेंट है कि कोनो साल ऑब्जेक्टिव में नहीं छोड़ता है, इसीलिए हम नीचे लिख दिए हैं अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को डालिएगा, उस पर अम्ल नींबू का रस डालिएगा, नीला वाला लिटमस पेपर लाल कर देगा, और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है कौन, क्षार।
क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। याद रखिएगा, हल्दी, हल्दी पीला होता है रंग में, कोई हल्दी में यदि अम्ल डालिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षार जैसे डालिएगा तो भूरा हो जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, यह आप घर में कर सकते हैं। एक कांच के गिलास लीजिए, उसमें पानी लीजिए, हल्दी मिला लीजिए, उसमें आप नींबू डालिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे उसमें साबुन या सर्फ मिलाइएगा तो वह लाल हो जाएगा, पीला से कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। चुकंदर आप खाए होंगे सलाद में, वह कैसा होता है, लाल होता है। जैसे उस पर अम्ल डालिएगा ना वह बैगनी हो जाएगा, लाल होता है चुकंदर, आप चेक कर सकते हैं। उस पर जैसे नींबू का रस डालिएगा तो वह बैगनी हो जाएगा, और जैसे साबुन और या सर्फ डालिएगा तो वह पीला हो जाएगा। यह आप याद रखेंगे, यह आपको पूछा जाता है। अब फिलोप्थेनिन आप नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता देते हैं, बाजार में मिलता है लेकिन आपको खरीदना भी नहीं है। फिलोप्थेनिन सेम टू सेम हल्दी की तरह होगा, जैसे ही इसमें अम्ल डालिएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, जो रंग है वही रह जाएगा, लेकिन जैसे ही भस्म में साबुन या सर्फ डालिएगा तो यह गुलाबी हो जाएगा। इतना बात आप याद रखेंगे। मेथिल ऑरेंज में क्या हो जाएगा, अम्ल डालिएगा तो लाल हो जाएगा और भस्म डालिएगा तो पीला। उम्मीद करता हूं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अम्ल और भस्म में अंतर हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे, फिर दूसरी क्लास में हम लाएंगे। हम बताएं छोटा वीडियो में बहुत कुछ हम आपको बताएंगे, समझिए। तो हम ऐसे नहीं 1 घंटा में हम आपको प्रचार करते मेरा ऐप खरीदिए, मेरा यह खरीदिए, वह खरीदिए, वो। हम सिर्फ इतने आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि कोई दोस्त आपका पढ़ रहा है, पढ़ने वाला है, एग्जाम देने वाला है, तो उसको शेयर कीजिए, वह आप उनको कहिए सब्सक्राइब करे, लाइक करे और क्या कमेंट भी करे, ताकि एनर्जी मुझे बने रहे। लेकिन ये एनर्जी बने नहीं बने, आप अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए ना कीजिए, हम आपके लिए पूरा सिलेबस समाप्त करेंगे, यह मेरा गारंटी है। मैं अपना अवश्य कर्तव्य करूंगा, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप भी अपना कर्तव्य कीजिए बहुत ही सुंदर से। जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। अब अम्ल और भस्म में अंतर आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, जिस प्रकार से हम लिखे हैं। यहाँ क ख ग घ कीजिएगा तो यहाँ भी क ख ग घ कर लीजिएगा, इसी प्रकार के सामने में लिखिएगा। अम्ल और क्षारक में अंतर निम्नलिखित है, यह स्वाद में खट्टा होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है, ये बता चुके हैं। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, सब कुछ हम बताए हैं। इसमें से आपको 5 याद रखना है, 5 नंबर आपको पक्का हो जाएगा, समझ गए। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीले कर देता है, यह सब बताया है, अभी बताया है। देखिए यहाँ बताया हुआ, नीले को लाल, लाल को नीले कर देता है, ठीक है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है और मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है, समझ गए। क्षार यानी भस्म, यह जल में घुलकर H+ आयन देता है और यह जल में घुलकर OH- आयन देता है, ठीक है। यह क्षारक उदासीन कर देता है या अम्ल उदासीन कर देता है। देखिए, यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह जो अम्ल जो है क्षारक को क्या करता है, उदासीन कर देता है, अम्ल को उदासीन कर देता है, बस। इसका pH मान 7 से कम होता है। आप कहिएगा सर pH क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है या पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी बिलियन में कितना हाइड्रोजन हाइड्रोजन का पावर है वह बताता है। हम आगे इसका विस्तार में बताएंगे, पीएच स्केल भी बताएंगे, बहुत सा ऐसा सुंदर से हम आपको बताएंगे। तत्काल आप समझिए, इसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्ल कहलाता है, 7 से अधिक होता है तो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है या भस्म कहलाता है, समझ गए। यह 14 तक होता है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक होता है। और 7 से नीचे जो होता है अम्ल होता है, 7 से ऊपर भस्म होता है और 7 उदासीन होता है। यह विस्तार में हम बताएंगे। यह हल्दी के पीले रंग को कोई बदलाव नहीं करता है अम्ल, और यह हल्दी के पीले रंग को भूरे रंग में बदल देता है, यानी हम अम्ल कहते हैं। और भस्म किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिसमें जल में घुलने पर OH- प्रदान करे। देखिए यहाँ बताया गया है OH- प्रदान करे, उसे हम भस्म कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ तक बताते हुए सूचक बताए थे और अम्ल और क्षार में अंतर भी बताए थे, बहुत सुंदर से, बहुत कम समय में। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे क्षारक और क्षार। देखिए, भस्म को हम क्षारक भी कहते हैं और क्षार कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर है, तो आप इसका 2 अंतर याद रखेंगे। क्षारक जो होता है ने, क्षारक जो है जल में घुलकर, देखिए क्षार कैसे बनता है ये हम बताते हैं। हम लिखेंगे क्षारक जल में घुलकर
जल में घुलकर क्षार का निर्माण करता है, क्षार का निर्माण करता है। समझ में आ गया? यह जो हम बात बताए क्षार निर्माण का, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। देखिए क्षारक और क्षार में अंतर जो है क्या है, सभी क्षारक जल में विलय नहीं है। जो क्षारक जल में विलय है वही क्षार कहलाएगा। अब बाकी इसमें देखिए ऐसे लाइन खींच के आप लिखिएगा परीक्षा में भी, इधर एक इधर एक, अंतर में आप इसी पर किया। देखिए जो क्षार जल में घुलनशील है, जो क्षार ऐसे लिख सकते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील है, वह क्षार कहलाता है। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा परिभाषा भी हम लोग चेंज कर देते हैं। फिर से लिख दे रहे हैं हम आपके लिए। देखिए क्या लिखेंगे, जो क्षारक जल में घुलनशील हो वह क्षार कहलाता है। और जो जल में घुलनशील नहीं है वह क्षारक ही रहेगा, क्षार नहीं कहलाएगा। देखिए यह जो जल, देखिए सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं है, जो सभी क्षार जल में विलय है, मतलब कि सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकता है, जो घुलेगा वही क्षारक होगा। लेकिन सभी क्षार जो है जल में घुलनशील होगा, तभी न तो क्षार बना। तो सभी क्षारक क्षार हो सकता है, सभी क्षारक जितना भी है क्षारक 100% क्षार होगा, क्योंकि इसी को जल में घुलने से बनता है। लेकिन सभी क्षारक नहीं हो सकता है। तो देखिए नहीं सॉरी बच्चों, यह उल्टा बता दिए। सभी क्षारक क्षार नहीं होता है, सभी क्षारक क्षार नहीं होगा, क्योंकि जो जल में घुलेगा वही क्षार हो सकता है, जो जल में नहीं घुलेगा वो नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए सभी क्षारक होगा, इसलिए क्षारक होगा क्योंकि क्षारके को जल में जो घुलनशील होता है तो क्षार कहलाता है। समझ गए? थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइएगा, 2 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। आप लोग बच्चे नहीं हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, तो आप आराम से समझ सकते हैं। अब कहता है कुछ प्राकृतिक क्षार जिसमें उपस्थित अम्लों की नाम हम लोग जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे भविष्य में भी आपको काम देगा और अभी तो काम ही देगा ही। तो देखिए कुछ में कौन कौन सी अम्ल पाया जाता है वो आपको याद। सिरका जान रहे हैं आप लोग, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। डायरेक्ट आपको पूछेगा सिरका में कौन सी अम्ल होता है तो आप कहिएगा एसिटिक अम्ल। संतरा और नींबू भी देखिए खट्टा होता है, तो इसमें भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा मधुमक्खी का डंक में, और मधुमक्खी का डंक, चींटी का डंक, यह सब में जो होता है ना, देखिए मधुमक्खी का डंक हो गया, चींटी का डंक हो गया, और मान लीजिए नेटक के पौधे का जो कांटा जैसा रहता है, इस सब में एक ही रहता है, फॉर्मिक अम्ल कहिए या मेथोनोइक अम्ल कहिए। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथोनोइक अम्ल है, यह भी आप याद रखेंगे। सेब भी अम्लीय होता है, यह इसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, यह सब पूछा जाता है। मक्खन में क्यूटीरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सीजन नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल, यह जो है गलत है बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो कई बार पढ़ा है, HCl पाया जाता है अमाशय में। खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, याद रखेंगे। चाय में टेनिस अम्ल, चींटी का डंक बता दिए। टेनिटक का पौधा होता है, काटा उसको चुभेगा, चींटी जैसे काटता है उतना। जठर रस में गैस्ट्रिक अम्ल, जठर रस में कौन होता है? गैस्ट्रिक अम्ल होता है। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू की डंक मारे, चाहे मक्खी का, मधुमक्खी का डंक, बिरनी का डंक, चींटी का डंक और नेटक का पौधे का डंक, सब में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यह आप लोग याद रखेंगे। यह याद करने वाला पोर्शन है, तो हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर चाहे लिख करके आप बहुत अच्छा से याद कर लेंगे। यह बहुत जरूरी है, आप जहां बैठते हैं वहां लिख लेंगे। अभी तो छोड़िए, भविष्य में आप नौकरी की तैयारी करेंगे ना, वहां भी इसका जरूरी पड़ेगा। चलिए आगे हम आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि पीएच मान क्या होता है।
सबसे इंपॉर्टेंट पीएच मान क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ देखिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। मतलब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, क्या अम्लीय पदार्थ है या लवणीय पदार्थ है या क्षारीय पदार्थ है, उसको चेक करना पड़ता है। उसी को चेक करने वाला स्केल है जिसको हम पीएच मान कहते हैं। देखिए कहा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उस विलयन का पीएच मान, मतलब हाइड्रोजन आयन उसमें कितना उपस्थित है, कोई भी विलयन हो, चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे भस्म हो, चाहे लवण हो, यह सब कोई भी विलयन में कितना हाइड्रोजन का सांद्रता है उसको पता करते हैं, किसके पीएच मान कहलाता है, पीएच मान कहलाता है। पीएच का फुल फॉर्म बता दिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए सांद्रता मतलब क्या होता है यह भी समझ लीजिए। विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। विलयन में कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है, जिसकी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। यह बात याद रखेंगे। यहाँ सांद्रता लिखा हुआ था इसलिए यह लिखा हुआ, समझ गए, इसका मतलब भी समझ गए। पीएच स्केल यह देखिए होता क्या है, पीएच स्केल यहाँ देखिए हम आपके लिए नेट से डाउनलोड करके फोटो लगाए। देखिए यह जो देखिए 7 से कम इधर होता है अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, अम्ल होता है। 7 जो होता है ना उदासीन होता है, इसलिए जल का पीएच मान कितना होता है, 7। जैसे एग्जांपल में हम एक ले लेते हैं, जैसे हम एक बीकर ले लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, एक बीकर ले लेते हैं आपका, इसी में दिया हुआ है, मान लीजिए यह ले लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है बीकर में। अब मान लीजिए पानी भरा हुआ है, किस चीज का पानी है हमको कोई पता नहीं है। अब पीएच स्केल आता है बाजार से, जैसे ही पीएच स्केल मान लीजिए कोई कागज जैसा रखता है, वह पीएच पेपर कहिए उसको, इसमें पीएच पेपर इसमें अगर डालिएगा तो इसमें डालिएगा तो यह सब कलर देख रहे हैं नीचे में, यही सब कलर में से कोई ना कोई कलर आएगा। मान लीजिए वह पीएच पेपर उजला रहेगा, यह इसमें जैसे ही डाले तो मान लीजिए यह ऐसा हो गया, यह पेपर क्या हो गया, हरा हो गया। देखिए हरा कहाँ है, अगर ये ऐसा कलर हो, ऐसा हो तो समझिए ना तो अम्ल है ना ही क्षार है, ये क्या है, उदासीन है। जैसे जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है शुद्ध जल का, तो यह हो गया उदासीन। जैसे इधर बढ़ रहा है, देखिए जैसे पूरा लाल हो गया, ई स्ट्रोंग, देखिए अम्ल 2 प्रकार का हम बताए थे, एक ताकतवर अम्ल यानी स्ट्रोंग अम्ल, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल। यह देखिए यह जो है 7 के नजदीक वाला ऐसा कलर आता है, इसमें अगर डालने पर इस विलियम में तो यह अम्ल होगा, लेकिन यह कमजोर अम्ल होगा। और ऐसा कलर आता है तो 0 से लेकर 2 तक में, और 0 से लेकर 3 तक समझिए, इसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे, और इसको हम 3 से लेकर 7 तक इसको हम कमजोर अम्ल कहेंगे, और 7 को हम उदासीन कहेंगे। और उसी प्रकार देखिए 7 से लेकर 10 तक इसको हम कमजोर यानी इसको कहते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म कहेंगे, और यह 11 से लेकर 14 तक इसको हम प्रबल भस्म कहेंगे, भस्म कहेंगे। इतना बात आप समझ रहे होंगे। पीएच स्केल वही होता है कि मान लीजिए पेपर की तरह होता है। अब कोई भी विलयन तो हम डायरेक्ट तो चेक नहीं कर सकते हैं, तो मुंह पे लेंगे जलिए जाएगा। जैसे बैटरी का पानी हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO3 हो गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, तो यह सब हम लोग को, चाहे नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3, यह सब बताए थे। यह सब आपको नहीं मुंह पर लेकर चेक करना है। इसमें पीएच पेपर होता है, उसमें डालिएगा, इसका अपने कलर बदल जाएगा। तो जैसा कलर होगा ऐसा कलर होगा प्रबल अम्ल, ऐसा कलर होगा तो दुर्बल अम्ल, ऐसा कलर होगा तो दुर्बल भस्म। देखिए यह जो है दुर्बल का सिंबल, इस साइड यह दुर्बल का भस्म है, इस साइड यह दुर्बल अम्ल है। ये लास्ट में प्रबल भस्म और लास्ट में प्रबल अम्ल की संकेत दिखाता है। तो इसका खोज किसने किया, तो कोई न कोई वैज्ञानिक किया होगा, बस उसी के बारे में देखेंगे। देखिए पीएच स्केल,
यह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है। बताए थे कौन कितना अम्लीय है, कौन कितना क्षारीय है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल हमें यह बताता है कि कोई विलयन कितना अम्लीयता या क्षारीयता है। बस आप यह भी बता सकते हैं पीएच स्केल उस स्केल को कहते हैं वह जो अम्लीय और क्षारीयता का गुण बताता है। कौन द्रव, कौन सी लिक्विड कितना अम्लीयता है, इसमें कितना क्षारीयता है। इसकी खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया, यह याद रखेंगे। इसकी खोज पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। देखिए पीएच स्केल का पारस क्या है, तो देखिए पीएच स्केल का ऐसा पारस ऐसा है जिसमें पीएच मान के आधार पर उसे 3 भाग में बांटा गया। देखिए पीएच मान के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया। देखिए इधर आएगा अम्लीय, बीच में 7 आएगा तो उदासीन, इधर आएगा तो क्षारीय होता है। समझ रहे हैं? इस यही पारस होता है, पीएच पारस होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना बहुत सुंदर से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यह कि कुछ पदार्थ और उसका पीएच मान। देखिए अमाशय रस जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं HCl, इसका जो पीएच मान होता है 1। देखिए अभी भी जरूरी है और आगे भी आपको जरूरी होगा। नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है, सब याद कर लेंगे। सिरका का पीएच मान 3 होता है। टमाटर का पीएच मान, टमाटर भी आपका अम्लीय होता है। अब ये सब देखिए 7 से जो कम है न, यह सब अम्ल है। यहां से यहां तक यह सब अम्ल है और यह जो है यह सब क्षार है। ये सब क्या है? क्षार है, क्योंकि 7 से ऊपर है। समझ रहे हैं? दूध का पीएच मान 6.5 होता है। पसीना जो आपको निकलता है कभी ना कभी आपके मुंह में गया होगा, देखिएगा आपका यह भी अम्लीय ही होता है, 4.5। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान यही एक उदासीन होता है जो कि 7 होता है। इसको हम उदासीन भी कह सकते हैं। समझ गए? आंसू का पीएच मान 7.8। खून का पीएच मान देखिए क्षारीय होता है सब 7.4। पित्त का पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। चूना का पीएच मान 11 होता है। समझ गए? चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, यही चूना होता है। तो यह हम आगे बताएंगे, इस पर अभी नहीं जाना है। अब छोटा सा यह देखिए याद करने वाला पोस्टर पर हम टाइम काहे बर्बाद करेंगे, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं और आपको आराम से देख कर इसको लिख कर याद कर लेना है सब। समझ गए? यह इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कहिए, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कहिए। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अम्ल वर्षा क्या होता है? बहुत आसान है। जब वर्षा का पीएच मान, जब जो वर्षा आपका हो रहा है उसका पीएच स्केल से, चाहे किसी भी तरह से पीएच स्केल से अगर 5.6 से कम हो तो उसे अम्ल वर्षा कहेंगे। अगर 6 पॉइंट से कम रहेगा तो ज्यादा अम्लीयता हो गया, और 6 पॉइंट से ज्यादा रहेगा तो वो अम्ल दुर्बल अम्ल होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिए 6 पॉइंट से ज्यादा होगा, 6.5 कह रहा है, 5.6 कह रहा है, तो मान लीजिए इतना होगा। इससे अगर ज्यादा है तो यह तो समझिए क्या उदासीन का ही, तो ये अम्ल वर्षा नहीं होगा। लेकिन इससे जैसे नीचा हो गया तो हम कहेंगे काहे कि प्रबल अम्ल की तरफ बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम अम्ल वर्षा कहेंगे। 5.6 से कम हो पीएच मान, यदि 6.5 से कम हो वर्षा का तो हम उसे अम्ल वर्षा कहेंगे। बस हो गया, क्योंकि अम्लता स्ट्रोंग की तरफ जा रहा है। समझ गए? तनुकरण किसे कहते हैं? जब जल में अम्ल का क्षारक को मिलाते हैं, देखिए जब जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो उसके आयन सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी होता है। इस क्रिया को तनुकरण कहते हैं। देखिए कुछ नहीं है, जल में हम अम्ल मिलाइए, क्षार मिलाइए, तो उसमें मिलाने के बाद उसके आयन सांद्रता के प्रति इकाई कमी को होता जो है, जो आयन सांद्रता कमी होता है उसी को हम तनुकरण कहते हैं। बस इतना सी बात है, याद रखिएगा। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन यह भी है कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम अम्ल भस्म क्षार में भी हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? यह अम्ल कहिए, भस्म कहिए, क्षार कहिए, क्षारक कहिए, हम सब कुछ आपको बता दिए। सिर्फ लवण नहीं बताए हैं तो वह भी आगे चलकर बताएंगे, बस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन और भी कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है वह भी हम बताते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रिया धातु, अभिक्रियाशील धातु कहिए, अभिक्रियाशील धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। देखिए लवण मतलब नमक होता है,
तो हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु हम आपको लिखाए थे, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, आपको देख रहे हैं 11 नंबर में हाइड्रोजन महोदय है। यह हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु यह सब है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, सोडियम, लेड, समझ गए। तो यह सब जो है हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। यह सब क्या होता है, किससे अभिक्रिया करके, यह जो है अम्ल से अभिक्रिया करके, देखिए अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। यह बात याद रखेंगे, आपको कई बार पूछा जाता है जिंक और SO2 कोई अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो लवण बनाएगा। जिंक और चाहे कुछ भी कह देगा, सोडियम और अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो आप कहिएगा लवण बनाएगा। मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व जो भी है, हाइड्रोजन से ऊपर वाला तत्व जो भी है वह किससे अभिक्रिया करेगा, वह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा। यह सब 11 1 से 10 तक सभी तत्व जो है हाइड्रोजन से अम्ल से अभिक्रिया कर लवण यानी नमक बनाता है, लवण यानी नमक बनाता है। इतना बात आप याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में आसान लगेगा। देखिए क्या है बात, यहाँ देखिए जिंक हाइड्रोजन से ऊपर H2SO4 है, इसको कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, याद करते रहिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी का पानी कहिए अम्ल, यह क्या है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यह बैटरी का पानी है, ठीक है। जिंक और बैटरी का पानी को हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा। इसका क्या पढ़ते हैं हम, जिंक सल्फेट अब प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं ऊपर के निशान के तहत, समझ गए, हाइड्रोजन गैस बनेगा, इतना याद रखेंगे। फिर सोडियम HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट वाला अम्ल जो होता है, इस दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो यह भी नमक बनेगा। NaCl क्या है, नमक है, यह लवण है, यह क्या है, जिंक सल्फेट क्या है, लवण है, और हाइड्रोजन गैस यह भी एक लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड, समझ गए, और प्लस यह हाइड्रोजन गैस आपको निर्गत करेगा, समझ गए। अब देखिए पीटी यानी प्लेटिनम और HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो होगा, नहीं होगा, कहिए क्यों, अभी हम आपको दिखाते हैं। प्लेटिनम क्या है, 16 नंबर, हम क्या बताए थे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व जो है अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन से ऊपर वाले के साथ अम्ल अगर अभिक्रिया करेगा तब लवण बनाएगा। हाइड्रोजन से ऊपर नहीं है, हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए अभिक्रिया इसका नहीं होगा, इसका कोई अभिक्रिया नहीं होगा, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि यह भी बात आप समझ गए होंगे। आगे आइए, यह भी समझा दिए हैं। अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब समझिए, यदि किसी धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से अम्लों का अभिक्रिया कराया जाए तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, समझ गए, यानी साथ ही CO2 गैस का निर्माण होता है। समझ लीजिए, धातु के कार्बोनेट कहते हैं CO3 और बाइकार्बोनेट के HCO3। देखिए CO3 जहां भी रहेगा यहाँ आप इसको पढ़िएगा कार्बोनेट, और जहां HCO3 रहेगा इसको कहिएगा बाइकार्बोनेट। क्या पढ़िएगा, बाइकार्बोनेट। अभी से याद कर लीजिए, CO3 कार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर यह अम्ल के साथ, अगर इसको यदि कोई भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे, इसको यदि कोई भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो क्या होगा, लवण तो बनेगा, देखिए, और जल बनेगा। और क्या बनेगा, H2O जल बनेगा, तथा इस वायुमंडल में क्या उड़ जाएगा, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी उड़ जाएगा। अभी हम आपको बताए थे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताए थे हाइड्रोजन से ऊपर वाला जितना भी तत्व है वह यदि लवण के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और क्या बनाता था, हाइड्रोजन गैस बनाता था। देखिए ना, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे
कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ यदि हम क्या कहते हैं अम्लों को अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल प्लस CO2 गैस मुक्त होगा। इतना बात आप याद रखेंगे। देखिए जैसे इसको हम किसी भी तत्व को सटा देंगे CaCO3, इसको तो कार्बोनेट पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे जिंक कार्बोनेट, क्या पढ़ेंगे जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ऐसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे के को पढ़ते पोटासियम, तो हो गया पोटासियम, पोटासियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इतना पढ़ सकते हैं। इसको कह सकते हैं सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखिए यहाँ आपको लिखे हैं, यह तो तत्व आपको शुरू से पढ़ा रहे हैं। इसको सोडियम कहते हैं, इसको नहीं, इसको पोटासियम कहते हैं, इसको सोडियम कहते हैं, इसको जिंक कहते हैं, इसको कैल्शियम कहते हैं, और उसी के बीच बगल में लगा दिए तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। हम आपको बता दिए, नीचे भी हम लिख लिख के बताए हैं, क्योंकि 10th वाले बच्चे कभी नहीं पढ़े होंगे शुरुआत से, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, समझिए सबको दिक्कत होता है। रिवाइज भी हो जाएगा आपका जो बच्चा पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ हम जिंक कार्बोनेट, Zn क्या होता है जिंक, CO3 क्या होता है कार्बोनेट, इसके साथ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी का पानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे। जैसे ही यह अम्ल को मिलाएंगे ZnSO4 बनेगा जिंक सल्फेट, यानी यह क्या है लवण है, और जल बन रहा है और CO2 का निर्माण हो रहा है, तो यह तो उड़ जाएगा, समझ गए, यह जल बन रहा। बात समझ में आया है। हम एक बताए थे जब हाइड्रोजन से ऊपर वाला कोई भी तत्व अगर भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी तत्व के चिपका हो, समझ गए, चाहे जिंक कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो, कोई भी तत्व चिपका हो और कार्बोनेट के साथ यदि कोई अम्ल हो तो वह क्या बनाएगा, अम्ल हो तो लवण और जल तथा CO2 गैस बनाएगा। इतना बात याद रखेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी क्या है सोडियम HCO3 क्या है बाइकार्बोनेट, HCl क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह हम नहीं लिखे हैं, वो आपको हम कई बार बता चुके हैं। तो यह क्या बने NaCl, NaCl बनेगा, यदि सोडियम क्लोराइड या लवण है, जल और CO2 गैस निर्गत होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आप लोग जान रहे हैं, इसको पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चा को पढ़ने में ही दिक्कत होता है, इसीलिए केमिस्ट्री भारी लगता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार 4 बार देख लेंगे या लिख लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है और HCl क्या है अम्ल है, मिलाए हैं तो CaCl2 हो गया कैल्शियम क्लोराइड, यानी अम्ल बन गया, जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बस हो गया। H2O क्या है जल है, इतना बात याद रखेंगे। H2O भी क्या है, इसको जल कहते हैं, समझिए। आगे आइए, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया हम क्या करवाएंगे, यदि अम्ल के साथ किसी भस्म के या क्षार के अभिक्रिया कराने जा रहे हैं। अभी देखिए हम क्या किए, कार्बोनेट कोई तत्व में कार्बोनेट जो में रहेगा और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते थे तो जल और लवण दोनों बनाता था। यदि हाइड्रोजन से ऊपर वाला तत्व किसी के साथ अम्ल को कराते थे तो वह लवण जरूर बनता था, यहाँ जल भी बनता था, लवण भी, CO2 गैस और जल भी CO2 गैस भी बनता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अम्ल और भस्म को अभिक्रिया करा देंगे, अम्ल और भस्म में अभी क्या करेंगे तो इसमें भी लवण बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा लवण बनेगा और जल बनेगा, समझिए, जिसको हम उदासीन भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे उदासीन भी कहेंगे। और जो भी लवण होता है 7, उसका pH मान 7 होता है, समझ गए, यह क्योंकि उदासीन होता है। अम्ल और भस्म को मिलाएंगे, देखिए अम्ल क्या है HCl अम्ल है, NaOH हम आपको पढ़ाए थे, जिसमें H चिपका हो अम्ल कहिएगा, जिसमें OH चिपका हो वह भस्म कहिएगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यह उदासीन हो जाएगा। देखिए क्या है NaCl और जल का निर्माण करेगा, बस हो गया, यही तो ऊपर में लिखा हुआ है। तो लवण और जल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए उदासीनी अभिक्रिया हम आपको पढ़ाए थे पीछे चैप्टर में, रासायनिक अभिक्रिया कितना प्रकार का होता है, तो उसमें यह भी था।
तो उसमें आप आराम से लिख सकते हैं अम्ल और भस्म के को जब साथ मिलाकर अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जल के साथ देखो, अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया, देखिए HCl क्या है, जल। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह है जल है। यह दोनों को जब मिलाएंगे ना हाइड्रोनिक आयन बनेगा। देखिए ना, हाइड्रोनिक H3O प्लस प्लस क्लोरीन प्लस उष्मा देगा, प्लस क्या देगा, उष्मा देगा। समझ रहे हैं ना। जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जल मिलाएंगे कोई भी एसिड में, तो हाइड्रोनिक अम्ल बनेगा। हाइड्रोनिक अम्ल का सूत्र होता है H3O प्लस, H3O प्लस, इतना बात याद रखेंगे। H3O प्लस प्लस उष्मा, हीट जिसको कहते हैं, वह निकलेगा। उसी प्रकार नाइट्रिक एसिड देख लीजिए, उसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल देख लीजिए। इस सब में जल मिलाएंगे तो हीट भी मिलेगा और हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और हाइड्रोनियम आयन बनेगा और हीट भी होगा। तो देखिए यहाँ वो लाल कलर में लिख दिया, हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि जल को। समझ गए। देखिए जल यहाँ रखा हुआ है, इसमें अम्ल आप मिलाइए, ना कि आप जो है ना यहाँ अम्ल रखा हुआ है इसमें जल रखिएगा तो विस्फोट भी हो सकता है। अम्ल आपको कहीं रखा हुआ है, अगर ऊपर से जल डाल रहे हैं तो उसमें विस्फोट होने की संभावना रहता है, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे ही सब प्रयोग घर में नहीं किया जाता है, समझ के लिए नहीं ही कीजिएगा। समझ रहा आ रहा है। तो अब देखिए हम लोग लवण पर जाएंगे, उससे पहले छोटा सा एक टॉपिक है। तांबा या पीतल का बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, क्यों? यहाँ हम शब्द एक चीज जोड़ सकते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है जो तांबा और पीतल के बर्तन में खट्टे जैसा पदार्थ नहीं रखता है, यानी अम्ल नहीं रखता है? क्यों नहीं रखा जाता? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दही खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं। दही में अम्ल पाए जाते हैं जो बर्तन से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हम बताए थे तांबा देखिए जरूर है अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। अभी बताइए, देखिए यहाँ हाइड्रोजन से ऊपर वाला ही तत्व है, 3 है, समझ गए। तांबा है, जिंक है, समझ गए, यह जिंक ही तांबा होता है। तो यह जो है हाइड्रोजन से ऊपर वाला तत्व है, जैसे ही इसमें रखिएगा आप तो क्या होगा, ये अभिक्रिया कर लेगा और उदासीन कर देगा, लवण बना देगा। समझ गए, इसीलिए वह नहीं रखा जाता। देखिए ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, लवण यानी नमक उदासीन कर देगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देता है जो विषैले होता है। जो क्या होता है, विषैले होता है, जिससे यह सब खाने के लायक नहीं रह जाता है। इसलिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। दही या खट्टे पदार्थ को तांबा के बर्तन में कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वह विषैला हो जाता है, वह खाने लायक नहीं बचता है। इतना बात आप याद रखेंगे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह देते हैं कि कई बार यह पूछा गया है, समझिए। क्योंकि जैसे ही खट्टा पदार्थ रखिएगा तांबा के बर्तन में तो वह अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निर्माण करेगा, जो कि बस विषैला है, ये खाने लायक नहीं बच जाता, इसलिए तांबा के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। खरे प्यारे बच्चों, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, जबकि यहाँ होना चाहिए कॉपर। कॉपर Cu, कॉपर को ही हम लोग तांबा या पीतल कहते हैं, गांव देहात में इसको फुलही कहते हैं। फुलही समझ गए, गांव देहात में कहते हैं फुलही का बर्तन। तो इस फुलही का बर्तन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है। कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है, आपके परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में यह पूछा गया है कि तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि यह दही के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तांबा जो है पीतल का बर्तन जो है दर्पण से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस निर्माण कर देता है, जो विषैले होता है। हाइड्रोजन गैस कैसा होता है, विषैले होता है, जिससे ये सब खाने के लायक नहीं रह जाता। इसलिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ, दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। दही भी नहीं रखना चाहिए और ना ही कोई खट्टे पदार्थ रखना चाहिए कॉपर के बर्तन में, यानी तांबा के बर्तन में। इतना ही थोड़ा सा हम गलत बोल दिए थे,
जिंक, इसके लिए सॉरी बच्चों, गलती होने का मुख्य कारण है कि देखिए आपके लिए इतना मैं परेशान होता हूँ, इतना परेशान होता हूँ कि हर समय बोलते रहता हूँ। वैसा नहीं एक दो क्लास होता, मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, मैं नौकरी पर जाता हूँ, वहां भी बोलना पड़ता है, यहाँ ऑफलाइन बच्चे 9, 10 सब है, उसको पढ़ाना पड़ता है। कई साल से चल रहा है यह संस्था, तो चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन तो अभी मैं शुरुआत किया हूँ, लेकिन हम आपको भी छोड़ना नहीं चाहता। आपके लिए जल्द ही हम पूरा व्यवस्था करेंगे। कृपा करके मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो भी आपको यह मिल रहा है, देखिए कितना मेहनत करके आपके लिए नोट बनाता हूं, टाइप करता हूं, टाइप करके इसको प्रेजेंटेशन बनाता हूं, उसके बाद बोर्ड पर पढ़ाता हूं और लिख लिख के बताता हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा होता है कि किसी को शेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए हो सके तो आप लोग शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मनोबल बना रहे और आपको और भी ताजगी से मैं पढ़ा सकूं। देरी ना करते हुए हम लोग लवण के बारे में आज सीखेंगे। देखिए लवण का परिभाषा क्या है। लवण वैसे पदार्थ को कहते हैं, चाहे वैसे आयनिक यौगिक को कहते हैं, जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। इसके बाद क्या होगा? फलस्वरूप होगा प्यारे बच्चों, फलस्वरूप। फलस्वरूप अम्ल और भस्म के अभिक्रिया कराएंगे न तो क्या बनेगा? लवण यानी नमक बनेगा। इतना याद रखें। यानी हम कह सकते हैं, यहां लिखा हुआ आपका अम्ल प्लस भस्म लवण और जल बनाएगा। जैसे यह दोनों किसका? पोटासियम क्लोराइड अम्ल लवण है, नमक है, लवण है, और यह भी NaCl यानी इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सो पढ़ने भी सीखिए, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, समझ गए? या हम आपको पहले भी लिख लिख के समझाएं, जो बच्चा नहीं देखे हैं देखेंगे तभी। देखिए केस होता है पोटासियम, Cl होता है क्लोरीन। जब कोई यौगिक बन जाता है तो इसको क्लोरीन ना पढ़ के क्लोराइड पढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पोटासियम क्लोराइड। इसको पढ़ने के लिए सिखा कीजिए। यही चीज लेकर केमिस्ट्री भारी लगता है। देखिए आपको पढ़ा दिए। यह लवण किसे कहते हैं? आप डायरेक्ट लिखिएगा, अम्ल और भस्म के फल के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम लवण कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं, अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उसी को हम लवण कहते हैं या नमक कहते हैं। जैसे ये अम्ल HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आपको हम बताए हुए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये जो पेट में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। हाँ, और यह जो है आपका क्षार है। ये क्या है? क्षार है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब याद रखेंगे तभी आप अच्छे कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। देखिए जब अम्ल और भस्म को मिलाते हैं तो NaCl क्या हो गया? लवण है। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? लवण है और जल का निर्माण करता है। ये H2 है। H2O क्या है? जल है। बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। कितना आसान केमिस्ट्री है, लेकिन आप लोग हवा बना देते हैं। हम आपको इससे पहले बहुत सुंदर से हम बताए थे। देखिए यह खट्टा पदार्थ NaOH को कड़वा पदार्थ कहते हैं, क्योंकि यह भस्म है। उदासीन कर दिया तो लवण हो गया। यहां भी आपको बताए थे। आपको हम बोले थे H3O प्लस रहेगा तो हाइड्रोनियम आयन पढ़ेंगे। यह सब पढ़ाए थे। आप अगर पीछे अगर नहीं देखे हैं, CO3 को कार्बोनेट, HCO3 को बाइकार्बोनेट, इसको देखिए लिख लिख के बताए। जो बच्चा नहीं समझ रहे हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम क्लोराइड यानी लवण है। इसको देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसको इतना बड़ा को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा गया है, समझिए। HCl को नहीं लिखे हैं, कई बार पहले लिखा गया है। ये आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और आप फिगर भी नहीं दे चाहेंगे तो हम बगल में फिगर दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपको डिस्टर्ब हो। आराम से बिना फिगर को देखिए। मेरा फिगर आप जरूर देखिएगा। फोटो तो थंबनेल में लगा हुआ है। उसके बाद जल्द ही वीडियो पर लाएंगे डिजिटल बोर्ड पर, आप देखते रहिएगा। लेकिन तत्काल आप पढ़ने पर फोकस कीजिए, आप बढ़िया कीजिए, आप अपने जीवन में खुशहाली लाइए। समझ गए? यही मेरा मनोकामना है। आगे बताते हैं। देखिए अम्ल हम आपको बता दिए, लवण आपको बता दिए। अब हम लवण के देखिए गुण को कुछ बताएंगे। देखिए अम्ल और
भस्म के गुण के आधार पर लवण 3 भागों में बटा गया। लवण को कितना भाग में बटा गया? 3 भाग में। पहला है अम्लीय लवण, दूसरा है भस्मिक लवण और तीसरा है सामान्य लवण। देखिए नाम से ही पता चल रहा, अम्लीय लवण, जिसमें अम्ल ज्यादा हो उसे अम्लीय लवण कहते हैं, जिसमें भस्म ज्यादा हो उसमें भस्मीय लवण कहते हैं, जिसमें दोनों बराबर हो उसे सामान्य लवण कहेंगे। बस इतना ही इसका परिभाषा होगा। देखिए अम्लीय लवण का परिभाषा, देखिए अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर हम 3 प्रकार बताए हैं। जो अम्लीय हो उसे अम्लीय लवण, जो भस्मीय हो वह भस्मीय लवण, जो सामान्य हो उसे सामान्य लवण। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि अम्लीय लवण जब एक प्रबल अम्ल को अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वह अम्लीय लवण कहलाता है। जैसे देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल हम इसको बोले थे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल है, और दुर्बल भस्म मतलब कमजोर भस्म से आपको अभिक्रिया कराइएगा तो थोड़ा सा अम्ल के तो गुण रह ही जाएगा। तो वही होता है यह जो MgOH को होल ट्वाइस, यहाँ Mg हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस पढ़ सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दुर्बल भस्म है। जब ये दोनों को मिलाएंगे अभिक्रिया कराएंगे तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा, और इसका जो pH मान होगा 7 होगा। ये उदासीन हो जाएगा। हम बोलते हैं अम्ल और भस्म को मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन यह जो होगा अम्लीयता होगा, यह इसमें अम्ल रहेगा ज्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अम्ल मिलाया है तो कुछ ना कुछ तो अपना मजबूत वाला कुछ तो रह ही जाएगा आपका। उसी प्रकार भास्मिक लवण, इसमें देखिए दुर्बल भस्म अम्ल मिलाएंगे मतलब कमजोर अम्ल मिलाएंगे और प्रबल भस्म मिलाएंगे, समझ गए, तभी आपका होगा। देखिए H2SO4 प्रबल अम्ल है, जो बैटरी का सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इस सल्फ्यूरस है, ये क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल। पहले यह परिभाषा देख लेते हैं। जब एक दुर्बल अम्ल को अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वह भास्मिक लवण कहता है। देखो जब हम कमजोर अम्ल है, ये क्या है? कमजोर अम्ल, और यह मजबूत यानी क्या कर प्रबल मजबूत कह सकते हैं, या प्रबल, प्रबले लिखिए, प्रबल भस्म है। यह क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल भस्म है, क्योंकि इसका pH मान 14 होता है, समझ गए। तो यह कमजोर है, यह प्रबल है, तो ये तो अपना कुछ गुण सुनेगा। तो यह जो सोडियम कार्बोनेट बना दिया CO3 को हम अभी पिछले वीडियो में बताए थे आपको कार्बोनेट कहना है, CO3 को आपको कार्बोनेट पढ़ना है, और कार्बोनेट पढ़ना है, और HCO3 को आपको पढ़ना है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट पढ़ना है। इतना बात आप याद रखेंगे। तो क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल निर्माण करेगा, इसका भी pH मान 7 होगा, लेकिन यह भास्मिक होगा। क्या होगा? भास्मिक होगा, यानी भस्म इसमें थोड़ा सा अंश रहेगा, क्योंकि यह मजबूत भस्म इसमें लिए हैं, मजबूत भस्म लिए हैं तो मजबूत निर्माण ही करेगा आगे। और अंतिम देखिए सामान्य लवण, जनरल लवण 3 प्रकार हम बताए थे। तो सामान्य लवण होता है जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, मतलब मजबूत अम्ल की अभिक्रिया जो हम कराएंगे ने प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वह सामान्य लवण कहलाता है, यानी दोनों चीज मजबूत रहेगा। जैसे प्रबल अम्ल की उदाहरण हम दिए है HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी का पानी HNO3, ये देखिए उल्टा लिखा गया है, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। यह आप लोग याद रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल। यह तीनों चारों जो है हम आपको बताए थे, प्रबल अम्ल का उदाहरण है। प्रबल भस्म लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के पोटासियम हाइड्रोक्साइड, यह दोनों जो है प्रबल क्या है? भस्म। अब ये दोनों का भी क्रिया कराएंगे तो समान लवण बनेगा, जिसका सूत्र होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस जल निकलेगा। देखिए ना, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब अभिक्रिया कराएंगे, दोनों प्रबल है, प्रबल अम्ल है, प्रबल भस्म है। अब दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा, इसका भी pH मान कितना होगा? 7। उम्मीद करता हूं कि यह भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे कि लवण की निर्माण कैसे करेंगे, यानी नमक कैसे बनाएंगे। नमक बनाने की 2 विधियां हैं। हम लोग आसानी से नमक बना सकते हैं। जैसे नमक बनाने की हम आपको 2 विधियां बताए हैं, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि लिखा भी हुआ है। एक साधारण विधि है, एक प्रयोगशाला विधि है। साधारण विधि से हम लोग नमक कैसे बनाएंगे यह बात हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ तो एक चीज निर्माण लिखा हुआ है,
इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं साधारण विधि से हम लोग कैसे बनाएंगे, तब हम आपको बताएंगे प्रयोगशाला विधि से कैसे बनाएंगे। साधारण विधि से क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, साधारण विधि से कुछ नहीं करना है। जैसे समुद्र का पानी लीजिए, समुद्र का पानी आप जानते हैं खारा होता है कि नहीं होता है, आराम से जानते हैं आप। समुद्र की पानी क्या होता है, खारा होता है। आप समुद्र का पानी में क्या कीजिए, लेकर एक गड्ढा में घेर दीजिए और जैसे ही वो भाप बन के सब पानी उड़ जाएगा, वहां जो बचेगा वह सब नमक होगा। यह साधारण विधि हो गया। यह क्या हो गया, साधारण विधि में समुद्र के पानी से आप नमक बना सकते हैं, नमक बना सकते हैं। तो नमक साधारण विधि में साधारण तरीका है। अब हम बताते हैं आपको प्रयोगशाला विधि के द्वारा। प्रयोगशाला विधि के द्वारा भी आप नमक बना सकते हैं। समुद्र में आपको जाने की जरूरी नहीं है, समुद्र के पानी लाने की भी जरूरी नहीं है। तो इसका निर्माण में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl यह ले लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH मतलब यह ले लेंगे क्षार। यह अम्ल है, यह क्षार ले लेंगे। यह दोनों को साथ अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl, अभी हम आपको तुरंत ही बताए हैं, सामान्य लवण का निर्माण हम लोग कर लेंगे। यह प्रयोगशाला विधि हुआ। यह क्या हुआ, प्रयोगशाला विधि। यह आप प्रयोग में जाकर कर सकते हैं, अपने घर में नहीं कर सकते हैं। साधारण विधि से आप घर में कर सकते हैं। जाइए समुद्र का पानी लाइए, छत पर रख दीजिए, सब उड़ जाएगा। जो भी बचेगा नीचा में वो खड़ा होता है, मोटा पानी होता है, वह नमक बचेगा आपको। लेकिन यह प्रयोगशाला विधि आप प्रयोगशाला में जाकर कर सकते हैं, अपने घर में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने घर में कहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाइएगा, हाथ में पड़ जाएगा तो हाथ जल जाएगा, समझ गए। इसलिए उसको आपको नहीं लाना है, नहीं प्रयोग करना है। क्या इसको आप देखिए कैसे किया जाता है, यह समझ लीजिए। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए और यह देखिए यह भी स्ट्रॉन्ग लीजिएगा। दोनों परवल अम्ल और परवल भस्म लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही अभी क्रिया कराइएगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करेगा। हो गया यही प्रयोगशाला विधि। कितना आसान है, कितना आसान है, आसानी से समझ सकते हैं। और एक चीज और हम यहाँ पर लिखे हैं, साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कौन कौन रहता है। जो साधारण नमक होता है उसमें अशुद्धि के रूप में 4 तत्व होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा। नीचे लिख भी दिए हैं इसको। कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 को पढ़े थे, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट देखिए नीचे लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए जो बच्चा नहीं पढ़ने आता है उसको हिंदी में लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे सोडियम सल्फेट, देखिए लिखा हुआ है। सबको हम तीर का निशान भी लगा दिए हैं। जो बच्चा नहीं समझ रहे हैं 1-2 बार पढ़िए। CO3 को हम कार्बोनेट बोले थे, SO4 को सल्फेट बोले थे। Cl अगर किसी के साथ मिलल रहे तो क्लोराइड कहेंगे और SO4 को सल्फेट बोले थे। दिखे नहीं, हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। यह सब अशुद्धि के रूप में नमक में पाया जाता है। कहेगा नमक में कौन कौन सी अशुद्धि रहता है तो आप आंख बंद के कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। बस हो गया, इतना बात आप बता सकते हैं और आपका सारा चीज सही होगा। और आगे देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे करते हैं। अभी हम लोग नमक का निर्माण कर रहे थे, अब उसमें आयोडीन कैसे हम डालेंगे, आयोडीन युक्त नमक कैसे डालेंगे वह पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग आयोडीन युक्त नमक बनाएंगे। ऐसे भी आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए जिससे घेंघा रोग नहीं होता है। अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो आपको घेंघा रोग हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर भी सलाह देता है कि आयोडीन युक्त नमक ही खाइए। देखिए आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाएंगे, नमक तो बनाना सीख गए, अब हम आयोडीन युक्त नमक बनाएंगे। जब साधारण नमक के साथ पोटासियम आयोडाइड, मतलब पोटासियम का संकेत ए होता है, एक ए होता है, आयोडाइड का संकेत आयु होता है, यानी Ki, पोटासियम आयोडाइड का, या पोटासियम ट्राई ऑक्साइड यानी KiO3, ट्राई मतलब 3 होता है, ट्राई ऑक्साइड मतलब पोटासियम ट्राई ऑक्साइड को मिला देते हैं तो वह आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। देखिए आयोडीन, साधारण नमक आप लीजिए, साधारण नमक हम आपको बता दिए थे। देखिए यहाँ पर यह साधारण नमक है, यहाँ इससे पहले बताए थे साधारण लवण या साधारण नमक। स्ट्रोंग अम्ल और स्ट्रोंग भस्म को मिलाने से साधारण नमक बन जाएगा। जब यह नमक बन जाएगा तब आप क्या कीजिएगा, उसमें आयोडीन अगर मिलाना चाह रहे हैं तो उसमें पोटासियम आयोडाइड या
पोटासियम ट्राइऑक्साइड को मिला देंगे तो आपको आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा। देखिए साधारण नमक लीजिए प्लस पोटासियम आयोडाइड मिलाइए तो आयोडीन युक्त नमक बन गया। आयोडीन युक्त नमक आपका बन जाएगा। समझ गए? इतना बात यदि समझ गए तो बहुत सुंदर है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए आपके सामने में लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH यह है जिसको हम कास्टिंग सोडा का निर्माण कास्टिंग सोडा का निर्माण किस प्रकार होता है। हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, गांव देहात में कहा जाता है उसको कास्टिंग सोडा। अब उसका क्या कार्य है वह भी पढ़ेंगे और इसका निर्माण हम लोग कैसे करेंगे यह भी जानेंगे। NaOH यह स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। कास्टिंग सोडा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग क्षार होता है यानी मजबूत यानी प्रबल क्षार होता है। अभी हम नमक बनाने के लिए प्रयोग किए थे, साधारण नमक बनाने के लिए कि परवल अम्ल लिए थे और परवल भस्म NaOH लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे जिसको हम कास्टिंग सोडा भी कहते हैं। इसको हम आप बनाएंगे। देखिए कितना आसान से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं बहुत ही सुंदर से लाजवाब से। क्या है लाजवाब में पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां क्या है NaCl है। क्या है? NaCl है। यह साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड है प्लस जल है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यानी सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित। देखिए विद्युत धारा जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड नमक के जलीय विलयन में नमक में थोड़ा सा जल मिला देंगे और यह देखिए नमक में जल मिलाए हैं ना, प्लस का मतलब जल मिलाए हैं। इस बगैर वो अभिकारक होता है, इन उत्पादों का होता है। तो अब जैसे ही नमक में जल मिलाएंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इस पर क्या करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, लेकिन उसमें विद्युत धारा में एक सिरा पर कैथोड रहेगा, एक सिरा पर एनोड रहेगा, एक सिरा पर एनोड रहेगा, एक सिरा पर कैथोड रहेगा। इतना बात आप याद रखेंगे। जैसे ही प्रवाहित कीजिएगा तो यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। तो हमको तो बन गया ही सोडा, नहीं बन गया कास्टिंग सोडा इसी को कहते हैं। तो यह तो मुझे बन गया, तो इसी को तो बनाना था। तो कैसे बनाएंगे आप साधारण विधि लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में देखिए सोडियम क्लोराइड में अगर जल मिला दिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उसमें दो सिरा रखेंगे, एक एनोड एक कैथोड। तो क्या होगा वह दोनों सिरा पर विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद एनोड पर क्या होगा क्लोरीन गैस जमा हो जाएगा। एनोड पर जो एनोड रहेगा, देखो एनोड पर क्लोरीन गैस रहेगा Cl हो जाएगा और कैथोड पर जो है ना कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या जमा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस आपका जमा हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब यह ऐसे प्रक्रिया करेंगे, इसी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं इस अभिक्रिया को। इस विधि को क्लोर अल्कली विधि भी कहते हैं। यह जो विधि है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली विधि भी कहते हैं। देखिए नीचे लिखा भी हुआ, इस अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन, एनोड पर हम बोलते थे एलोन पर Cl क्लोरीन जमा हो जाता है तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जाकर जमा हो जाता है। अब हम इसका उपयोग पढ़ेंगे। तो हम बना लिए कास्टिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार बना लिए नमक से। समझ गए? नमक लेंगे, साधारण नमक लेंगे NaCl और उसको जलीय विलयन बना लेंगे। बनाने के बाद आप विद्युत धारा इस पर प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें दो सिरा रहेगा, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पर आपका क्लोरीन गैस जमा हो जाएगा और कैथोड पर सोडियम
हाइड्रोक्साइड या कास्टिंग सोडा या दोनों चीज रह जाएगा, हाइड्रोजन गैस जाकर जमा हो जाएगा, बस आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसको आप क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। आपको पूछेगा क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो एक ही लाइन में जवाब दीजिएगा, साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने के बाद जो आपका बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत सुंदर से समझ गए होंगे। आगे आइए, अब इसका हम थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम इसको उपयोग भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है उपयोग, इसका उपयोग भी हम बहुत सुंदर से देखेंगे। पहले यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है, पसीजने लगता है। देखिएगा बरसात के दिनों में साधारण नमक जो है ना चिपचिपा हो जाता है, लगता है कि उसमें पानी कोई डाल दिया। इसका पसीजने का मुख्य कारण है साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। हम बताए थे अशुद्धि के रूप में 5 चीज आपको पाया जाता है, 4 चीज। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, यह पाया जाता है। तो उसीलिए हम एक तत्व को ही नाम लिख दिए हैं। साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होता है जो परसवेदी का कार्य करता है। परसवेदी क्या होता है, जैसे वायुमंडल में जो नमी होता है, बरसात के दिनों में तो आपका दीवार देखिएगा चिपचिपा हो जाता होगा जब प्लास्टर नहीं किया हुआ रहता है, तो वह नमी को वह अवशोषित करने का काम करता है, उसी को हम परसवेदी कहते हैं। परसवेदी में जो कि परसवेदी का रूप में कार्य करता है। परसवेदी का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषण कर लेना। देखिए हो गया, वही चीज जो चीज हम बताए हैं वही चीज आपके सामने लिखा हुआ है। आप बात समझ रहे हैं, बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है, तो आप एक ही लाइन में जवाब दीजिएगा। साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है जो कि वायुमंडल से, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करता है, या परसवेदी छोड़ दीजिए, आपको भारी लग रहा है तो छोड़ दीजिए। आप लिखिएगा जो कि वायुमंडल में से मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करता है, वायुमंडल में जो आपका नमी है उसको अवशोषित करने का काम करता है, जिससे वह साधारण नमक पसीजते रहता है। समझ गए। अब जो चीज हम बनाए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वह चीज जो बनाए हैं उसका क्या क्या उपयोग है वह लिखना है। NaOH, इसका क्या क्या उपयोग है। इसको हम कास्टिंग सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और यह खाना बनाने के यूज में लाया जाता है। हम आपको कुछ ही देर पहले इसको हम अभी तुरंत हम बनाने के लिए बताए थे, इसका उपयोग जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उपयोग में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका उपयोग हम लोग जानेंगे। इसका उपयोग क्या है, देखिए धातुओं पर ग्रीस को हटाने पर, देखिए यह तो क्षार है, हम आपको बताए थे साबुन भी इसी से बनता है, सरफ भी इसी में। क्षार को जब आप ग्रीस देखे हैं ना, आपके हाथ में जब कोई मिस्त्री को कुछ लग जाता है, देखिएगा साबुन या सरफ से साफ करता है। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर साफ कीजिएगा तो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा, ग्रीस को हटाने में प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। दूसरा है साबुन, अपमार्जक मतलब सरफ, और कागज के निर्माण में, यह सब कुछ के निर्माण में इसका जरूरी पड़ता है। तीसरा होता है कृत्रिम वस्त्र, जो वस्त्र बनता है उसका रेशा, कृत्रिम फाइबर आदि बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइड को शुद्धिकरण करने में, बॉक्साइड का किस शुद्धि करके क्या बनाया जाता है, अल्युमिनियम बनाया जाता है। यह बात भी याद रखेंगे, आगे ऐसे हम पढ़ाएंगे। साधारण नमक में उपयोग को लिखे। अब हम लोग साधारण नमक भी बना चुके थे, उसका भी उपयोग पढ़ लेंगे। देखिए साधारण नमक का उपयोग कितना आसान है, आप यह समझिए। साधारण नमक का उपयोग आप जानते हैं निम्नलिखित है। देखिए साधारण नमक के उपयोग को लिखें, क्वेश्चन है, इसके निम्नलिखित उपयोग है, समझ लीजिए। इसको साधारण नमक को उपयोग हम लिख लेते हैं बहुत आसान से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा एवं विरंजक चूर्ण बनाने में, समझ गए। यह साधारण नमक का उपयोग कहां कहां किया जाता है। रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, एक बुक देखे दीजिए, बस ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। बिजली कट गया है, 1 सेकंड। नमस्ते दोस्त, कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए। सॉरी बच्चों, ठीक है, यह तो आपको लिखा हुआ है, ठीक है, यह भी ठीक है, आपका यह सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है। साधारण नमक का उपयोग आप जानते हैं। पहला तो आप यह भी लिख सकते हैं भोजन बनाने में। देखिए आपको यह लिखा हुआ, पहला क्या लिख सकते हैं, आपको भोजन बनाने में,
भोजन आप बनाते हैं कि नहीं है? भोजन बनाने एवं भोजन पचाने में दोनों में यूज कर सकते हैं साधारण नमक का उपयोग। और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में अभी हम बताए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड साधारण नमक से बनाए, NaCl से ही बनाए थे। और बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एवं विरंजक चूर्ण भी बनता है इसी से। अचार मुरब्बा बनाने में, समझ गए, यह सब में उपयोग किया जाता है। साधारण नमक का उपयोग आपको पूछेगा तो आप बोल सकते हैं भोजन बनाने में, भोजन पचाने में, अचार बनाने में, मुरब्बा बनाने में, ऐसे ही 3-4 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अगर याद आपको याद नहीं रहेगा कि स्ट्रॉन्ग क्षार भी निर्माण होता है, यानी कास्टिंग सोडा भी निर्माण होता है, तो आप इतना लिख सकते हैं। आगे आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस के उपयोग के लिखे। हाइड्रोजन गैस भी हम बनाए थे, देखिए अभी तुरंत बनाए थे। देखिए इससे क्लोर क्षार अभिक्रिया से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए थे, क्लोरीन बताए थे और हाइड्रोजन गैस बनाए थे। इसका भी उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग देखिए रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग, किसका उपयोग? हाइड्रोजन गैस का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। अमोनिया का सूत्र कोई बता सकते हैं बच्चा? HNO3 होता है। क्या तो HNO3, सॉरी बच्चों, HNO3। ये तो नाइट्रिक एसिड को हो गया, सॉरी बच्चों, इसके लिए माफी चाहता हूं। अमोनिया का सूत्र कोई आप कमेंट में कर सकते हैं तो कर दीजिए। अमोनिया का सूत्र आपका, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। अमोनिया का सूत्र आपका देख लेते हैं, बॉक्स, हाँ, NH3 होता है, NH3 होता है, याद रखेंगे NH3 होता है अमोनिया। प्यारे बच्चों भूल गए, देखिए मनुष्य का प्रकृति ही है भूलना, इसीलिए यह सब देखिए NH3 बनाने में किसका? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप पढ़िए, यहां लिखा हुआ है HCl के निर्माण में, मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल भी बनाया जा सकता है इससे, हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में, यानी वनस्पति घी बनाने में भी आपको प्रयोग किया जाता है। तब एक चीज और उससे उत्पन्न हुआ था, क्लोरीन गैस, तो उसका भी हम लोग उपयोग पढ़ लेते हैं। क्लोरीन गैस के उपयोग जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने के, देखिए वाटर पार्क जाइए चाहे कहीं भी जाइए, वहां क्लोरीन गैस दिया रहता है, जिससे कि जल में जो भी कीटाणु उटाणु रहता है वह सब मार के एकदम पूरा स्वच्छ हो जाता है। आप देखिएगा कि आपके गांव में कुआं अगर होगा, तो अब तो कुआं नहीं है, पहले कुआं पर से लोग पानी पीता था, तो उसमें समय समय पर आकर क्लोरीन गैस दिया जाता था। क्लोरीन गैस का उसमें छिड़काव किया जाता था ताकि उसका रोग, जो भी कीटाणु उटाणु है, मर के एकदम पूरा साफ पानी रहे, समझ गए। विरंचक चूर्ण बनाने में निर्माण किया जाता है। विरंचक चूर्ण आप देखिएगा हॉस्पिटल के चारों बगल कोई बढ़िया बढ़िया संस्थान है, वहां छिड़का जाता है ताकि वहां जो भी रोग जनक कीटाणु है सब मर जाए, भाग जाए। कपड़े और कागज के विरंचित करने में, कपड़े और कागज को विरंचित मतलब होता है कपड़ा और कागज को जो कलर बदलना है, तो कलर को उड़ाने में भी यह क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, समझ गए। अब ब्लीचिंग पाउडर पब्लिक विरंजक चूर्ण क्या है यह पढ़ेंगे। इसको भी हम कैसे बनाएंगे यह भी हम जानेंगे। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं यह देखिए। और पहले ऐसे भी समझ लीजिए ब्लीचिंग पाउडर हम कैसे बनाएंगे वह समझ लीजिए। पूछ लेगा कोई ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, तो बस थोड़ा सा ही आपको जानना है। देखिए इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यानी CaOCl है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं CaO। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के होल ट्वाइस, ऑक्सीक्लोराइड के क्या हो जाएगा आपका? होल ट्वाइस, ऐसे हो जाएगा ऑक्सीक्लोराइड इंटू ऑक्सीक्लोराइड। एक Cl है या Cl है, 2 Cl है तो गुना होकर Cl2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको इसको झक मारिए, इसी को आप पढ़ लीजिए। कैल्शियम ऑक्सी, देखिए ओ को ऑक्सी पढ़ेंगे, इसको क्लोराइड पढ़ेंगे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, किसका? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कहेगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2। इसको पढ़ेंगे कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, Cl से क्लोरीन, तो इसको जब मिला देते हैं तो ऑक्सी पढ़े जाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम
हिंदी में क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और क्या कहते हैं, बिरंजक चूर्ण। तो इसको हम लोग बनाने सीखेंगे। देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से यौगिक है। यह किसका किसका यौगिक है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यह यौगिक बना हुआ है। कौन, ब्लीचिंग पाउडर। तो वही तो लिखा हुआ, देखिए कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बना यौगिक है। यह कौन चीज, यह CaOCl2, यह तीनों के यौगिक है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। यह चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इतना बात याद रखें। इसका निर्माण कैसे करेंगे, निर्माण विधि, जब बुझे हुए चूने पर, देखिए बुझे हुए चूने पर, अब बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना कैसे बनाएंगे, देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड को में अगर जल देंगे ना, बाजार तो लाते हैं ना सूखा हुआ चूना, वही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जैसे ही जल प्रवाहित करेंगे यह बन जाएगा CaOH को होल ट्वाइस, समझ गए, होल ट्वाइस, आराम से बन जाएगा। देखिए अब बना कि नहीं बना। अब इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसी को आप लोग घर में दीवार में पेंट करते हैं, समझ गए। यह आप खरीद के लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इस पर जल डालते हैं, पूरा खदकने लगता है तो आपका वो बुझा हुआ चूना बन जाता है। अब बुझा हुआ चूना से हम लोग क्या बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर, यानी रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बनाएंगे। देखिए बुझा हुआ चूना यहाँ ले लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होल ट्वाइस प्लस इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। देखिए है ना, कितना डिग्री, बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। जैसे ही बुझा हुआ चूना पर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर 40 डिग्री तापमान, यहाँ 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो यह आपका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर आपका बन जाएगा, या इसी को कहते हैं बिरंजक चूर्ण बन जाएगा। समझ गए, बिरंजक चूर्ण बन जाएगा या ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा या आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा और जल बनेगा। समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखिए, अब हम इसका उपयोग भी पढ़ेंगे। किसका उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का क्या उपयोग है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही सुंदर से हम इसका देखेंगे। क्या देखेंगे, देखिए इसका उपयोग जो होता है कपड़े को बिरंजक करने में, समझ गए, जल को शुद्ध करने में एकदम कर सकते हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, ऑक्सीजन के निर्माण भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरीन के निर्माण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका गुण कैसा होता है वह भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। यह हल्का पीला होता है जिसका गंध क्लोरीन जैसा होता है। इसका भी गंध कैसा होता है, क्लोरीन जैसा। यह नमी और CO2 से टूटता है, यह नमी और CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से टूट जाता है। इसे वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। इसको वायु में खुला छोड़ देने से क्या होता है, क्लोरीन गैस बाहर हो जाता है। जिस प्रकार से हम बताए हैं ना, नमक, आयोडीन युक्त नमक भी आप वहां से लाते हैं बाजार से, आयोडीन युक्त नमक जो आप लाते हैं बाजार से, यदि इसको भी खुले में छोड़ दीजिएगा तो सब आयोडीन आपका बाहर चल जाएगा। इसीलिए जब भी नमक का उपयोग करने के बाद उसको बंद कर दे, नहीं तो वह उसका जो भी आयोडीन है बाहर चल जाएगा। फिर वो खाइएगा तो बिना आयोडीन का नमक खाइएगा, समझ गए, उससे हानि हो सकता है। और हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। जैसे कि टाटा का नमक हो गया, या साधारण नमक 10 रुपया में देता है तो उसका नमक 20 रुपया में देता है, क्योंकि उसमें आयोडीन रहता है, तो वही हमेशा खाना चाहिए। देखिए उसके बाद इसका गुण क्या है, यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस का निर्माण करता है, क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। इतना बात आप याद रखेंगे। अब ये आइए, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या है, अब यह भी देख लीजिए थोड़ा सा, यह भी देख लीजिए। यह था, देखिए ब्लीचिंग पाउडर बिरंजक चूर्ण था। अब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा क्या है या खाने वाला सोडा क्या है, यह भी आप देखिए। इसका भी पहले रासायनिक नाम देख लीजिए। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम का संकेत एड होता है और बाइकार्बोनेट का संकेत क्या होता है, HCO3। यह हम आपको
पहले बता चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में। देखिए सोडियम Na होता है और बाइकार्बोनेट HCO3 होता है। यही रासायनिक नाम है खाने वाला सोडा के, यानी बेकिंग सोडा के, सोडियम बाइकार्बोनेट, वही लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन वही चीज है, हाइड्रोजन कार्बन। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। इसे सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। इसे सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए इसको हम बनाने की विधि हम सुनेंगे। खाने वाला सोडा कैसे बनाएंगे यह देखिए अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड विलयन पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने हैं तो खाने वाला सोडा बनता है। देखिए यह अमोनिया गैस देख रहे हैं, यह CnH3। अभी तुरंत हम भूल गए थे अमोनिया का सूत्र, तो अभी हम खोजने गए थे जबकि हमारा टाइप हुआ था। तो यही बात होता है बच्चे लोग, आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप भी भूल जाएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो आप भी भूल जाइए। देखिए साधारण नमक में, और यह क्या है, अमोनिया है। इस पर क्या है, देखिए अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये है, अमोनिया गैस इस पर संतृप्त होता है। तो इसके विलयन पर, ये दोनों को विलयन पर, घोल पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है। CO2 जब प्रवाहित किया जाता है तब अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। और यह देखिए यही तो हमको खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को तो हम खाने वाला सोडा कहते हैं। देखिए है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, इसी को हम लोग कहते हैं। तो यह हमको जरूरी था, लेकिन यह अभिक्रिया तो कराएंगे इतना चीज से। देखिए सोडियम क्लोराइड को अमोनिया गैस से संतृप्त घोल में पानी देंगे तब नहीं दोनों घुलेगा। आप घोल में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित किया जाता है तो अमोनिया क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसको हम लोग गांव देहात में बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा के कहते हैं। तो इसका हम लोग गुण भी देख लेते हैं। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण क्या है, यह जल में कम घुलनशील होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, जल में कम घुलनशील होता है। यह क्षारीय होता है। यह कैसा होता है, क्षारीय होता है, यह भी याद रखेंगे। यह भोजन को शीघ्र पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। भोजन को जल्दी पकाने के लिए इसका उपयोग लोग करते हैं आप लोग। अब इसका उपयोग क्या होता है यह भी समझ लीजिए। इसका उपयोग केक बनाने में, डबल रोटी बनाने में, पुआ पकवान बनाने में। देखिएगा यह बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जैसे ही डालिएगा तो फूल का बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ गए। केक भी होता है, डबल रोटी भी होता है, यह सब पुआ पकवान में भी डालिएगा तो वह फूल जाएगा। इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा, या इसको कहिएगा आप खाने वाला सोडा, या कहिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बाजार में आसानी से मिल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर में अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। शरीर में अगर अम्लता ज्यादा हो गया है तो उसको दूर करने के लिए भी आप बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी, जो आग बुझाने वाला यंत्र में भी इसका प्रयोग होता है। NaHCO3 का यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का आप यूज कर सकते हैं, यानी होता ही है। अब धोने वाला सोडा क्या है, अब खाने वाला सोडा पढ़ लिए तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं लगले हाथ धोने वाला सोडा। अब ज्यादा नहीं है, आपका चैप्टर लास्ट ही है। ऐसा नहीं समझिए कि सर बोल के गए थे कि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और बना रहे हैं बहुत लंबा लंबा, लेकिन हम आपको वादा किए हैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा लंबा, अब 40 मिनट ही हुआ है, क्या दिक्कत है, 5-10 मिनट और लगेगा। देखिए यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग पढ़ेंगे, बस हो गया। और उसके बाद कुछ नहीं, इसका बस उस सब सामान्य प्रश्न उत्तर है, वह तो वही सब प्रश्न उत्तर है, बस एक ही लास्ट बचा हुआ है। पहले हम धोने वाला सोडा के बारे में पढ़ ले, उसके बाद POP के बारे में पढ़ेंगे, बस चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए धोने वाला सोडा क्या है, जो कपड़ा धोते हैं उसी को कहते हैं धोने वाला सोडा। हम इसके बारे में हम लोग आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डेका 10 को कहते हैं,
इसलिए वो डेका लिखा गया है। 10 नहीं बोलेंगे, केमिस्ट्री की भाषा में 10 को डेका पढ़ते हैं, समझ गए, 10 को। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए सोडियम कार्बोनेट NaCO3, SCO3 को हम कार्बोनेट कहते हैं, 10 को डेका कहते हैं, हाइड्रेट जल को हम हाइड्रेट कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक नाम तो हम 3 बार पढ़ चुके हैं। जब इसे खुला वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो इसका जल के 9 अणु बाहर हो जाते हैं, जिसे उत्फूलन की क्रिया कहते हैं। देहात में इसे सज्जी के नाम से कहते हैं, जाने जाते हैं। देहात में इसे क्या कहते हैं, सज्जी के। उत्फूलन की क्रिया क्या है, यहां से बता दीजिएगा। जब हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब हम बाहर में खुले में छोड़ देंगे तो उसे ही उत्फूलन की क्रिया हम लोग कहेंगे, जिससे वह 9 अणु जल के बाहर निकल जाता है, एक ही अणु बचता है। इसमें जो है एक ही अणु बचता है, यानी क्या बचेगा बाहर में छोड़ दीजिएगा तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रेट। एक को तो बोला नहीं जाएगा, 1 हाइड्रेट, समझ गए। 1 को मोनोहाइड्रेट कह देंगे, 1 को क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रेट पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की भाषा में 1 को मोनो कहते हैं। बस इतना बात आप याद रखिएगा। आगे आइए, इसका गुण क्या होता है, यह सफेद पारदर्शी होता है, सफेद होता है और ये आर पार इसको देखा जा सकता है। यह क्षारीय भी होता है। इस सोडा क्षार या सोडा राख भी कहते हैं, इसे सोडा क्षार या सोडा राख भी कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे। जब धोवन सोडा को गर्म किया जाता है तो जल के 10 अणु बाहर हो जाते हैं, जिसे निर्जलीकरण सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसे निर्जली सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इतना बात याद रखें। इसका उपयोग क्या होता है, धोने वाला सोडा को जल को कठोरता को दूर करने में, पोटासियम को शुद्ध करने में, घरों को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है, समझ गए। और आइए इसका बात आप इसका गुण भी समझ लीजिए, इसका उपयोग भी समझ लीजिए। सब कुछ आपका हो गया, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र सब हो गया। अब हम अंतिम टॉपिक पर आएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैसे बनता है। बस इसका आसान है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मतलब होता है आधा, हाइड्रेट मतलब जल, समझ गए। देखिए इसका सूत्र भी वैसे है, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम Ca क्या है, कैल्शियम है, सल्फेट SO4 को कहते हैं, हाफ को अर्ध कहते हैं, जल को हाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का संक्षेप में POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑफ का O, प्लास्टर का P, पेरिस का P, यानी POP भी कहा जाता है। बहुत आदमी घर में भी लगाता कहता है नहीं POP लगा दिए हम, देखिएगा डिजाइन बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका बनाने की विधि देखिए क्या है, बहुत आसान है। जिप्सम के इस्पात के बर्तन में, देखिए जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से जल के 3/4 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्ति होती है। बस जिप्सम के इस्पात, जिप्सम जो होता है ना, उसको इस्पात के बर्तन में रख देना है, समझ गए। रखने के बाद 100 डिग्री तापमान पर इसको गर्म करने से जल के 3/2 भाग अणु जो होता है बाहर आ जाता है, जल के 3/4 भाग अणु बाहर हो जाता है। और बाहर होने के क्रम में यह जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। आगे हम कहें क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो इसमें बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब जिप्सम को 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो मृत तापित प्लास्टर बनता है। क्या बनता है, मृत तापित प्लास्टर बनता है, जिसमें शीघ्रता से जमने का गुण समाप्त हो जाता है, जिसमें तुरंत नहीं जमता है। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर आप तापमान पर गर्म करेंगे जिप्सम को तो वह मृत तापित
प्लास्टर बनेगा जो तुरंत नहीं जमेगा, जब तक पानी के संपर्क में नहीं आएगा तब तक नहीं बनेगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के संपर्क में आते हैं तो 5 से 10 मिनट में जम जाते हैं। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आकर जिप्सन बना लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के जैसे संपर्क में आएगा वह क्या बना लेगा, जिप्सन बना लेगा, समझ गए। फिर उसको गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो इसका उपयोग देखिए, उपयोग हम यहाँ लिखे हुए हैं, ये अभी याद रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या उपयोग है यह देखिए। टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने में डॉक्टर क्या करता है, जब हाथ टूट जाता है तो उसको एक जगह सेट कर देगा, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको देकर पानी में मिलाकर लगा देगा, तुरंत एकदम हड्डी लोहा जैसा मजबूत हो जाएगा। वह हिलने नहीं देगा, बस 30 दिन तक रखेगा, वो जम जाएगा, बस वो आपको हड्डी ठीक हो जाएगा, समझ गए। तो दीवारों को चिकना करने में भी इसको प्रयोग किया जाता है। खिड़की एवं दरारों को छिद्र को बंद करने में, खिलौना बनाने में, प्रयोगशाला में, यह सब कलाकृति बनाने में, यह सब इसका प्रयोग किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। अब यह चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की तरह यह आप पढ़ सकते हैं, हम पढ़ के भी सुना देते हैं। क्लोर क्षार क्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त होता है, एनोड पर, हम बताए हुए हैं। क्लोर क्षार क्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर, बाकी सब कैथोड पर प्राप्त होता है। विरंजन चूर्ण किन किन तत्वों से मिलकर बना था, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, अभी तुरंत बताया है। क्लोर क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होता है, कैथोड पर, कैथोड पर होता है। ये सब पढ़ाए हुए हैं, अभी तुरंत पढ़ा है। विरंजन चूर्ण किस प्रकार के अणुओं के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस से निर्माण करता है, तनु अम्ल। विरंजन चूर्ण तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है, बताए हुए हैं। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होता है, बताए हुए। क्या होता है जब विरंजन चूर्ण को वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो क्लोरीन के गैस बाहर निकल जाते हैं, क्लोरीन का गैस बाहर। विरंजक चूर्ण को रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम आपको पूछा जाता है, मोस्ट VVI है, सब आपको याद करना होगा, यह हम बताए हुए। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर भी नाम है। क्या होता है जब ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित हो जाता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब अंतिम में देख लीजिए, या देखिए अग्निशामक यंत्र में कौन सा यौगिक होता है, तो यह होता है HNO3, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है, समझ गए। यह अग्निशामक के प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है, आप याद रखेंगे। तुतिया का सूत्र क्या होता है, CuSO4 5 हाइड्रेट, यानी नीला थोथा भी कहते हैं। तुतिया का क्या कहते हैं, नीला थोथा। हरा थोथा का फॉर्मूला देखिए, श्वेत कसीदा का फॉर्मूला देखिए, यह सब लिख दिए हैं। हो सकता है तो आप लोग याद कर लेंगे, नहीं भी याद करेंगे तो इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छा से। इसका कह देगा हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, आराम से आप बता सकते हैं, समझ गए। इसी के साथ यह पूरा चैप्टर आपको समाप्त होता है और यह वीडियो भी समाप्त करता है। अगला वीडियो हम अगला तीसरा चैप्टर के साथ आएंगे, धातु और धातु के लेकर। जय हिंद।